चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं आगे के। आज का टॉपिक जो है विच इज़ नेटवर्क बेसिक्स, रोड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। अगर मैं कहूँ कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन द होल दिस सीसी, और अगर आपने साइबर सिक्योरिटी में आगे जाना है विच इज़ नेटवर्क सिक्योरिटी, तो मैं बिल्कुल गलत नहीं होऊंगा अगर आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ आ गई कि कौन सा प्रोटोकॉल क्या काम करता है और उसका क्या रोल है और किस ओएसआई मॉडल पे आता है, तो आपको ये किसी भी लिहाज से आगे मसला नहीं होगा। CCNA का नाम सुना हुआ है किसी ने किया तो नहीं हुआ इससे पहले, ऐसे कि ट्रेनिंग की हो नेटवर्क्स के साथ, किसी ने राउटर या स्विचेस के साथ किया हो यूट्यूब? अच्छा, उसका टॉपिक देखा था आपने, ठीक। अगर आपने वो देखना है तो बिल्कुल आपके अगर अच्छा करें, और अगर आप नेटवर्क सिक्योरिटी को अगर आप देखने हैं ना, CCNA को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक दफ़ा एक पैकेट या एक सेगमेंट या एक जो आपका है किसी को क्या कहते थे, नहीं वो उसका जो ईथरनेट के ऊपर टेल पे होता है, फ्रेम, तो ये किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं आज हम थोड़ा सा देखने की कोशिश भी करेंगे वायरशार्क के थ्रू। ये अगर आपको समझ आ जाए तो आगे की चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। खाली टूल करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक ये बेसिक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेगा कि एक पैकेट दूसरे पैकेट से किस तरह जाता है वहाँ पे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये समझ आ जाए या मैं समझा दूँ या अपने तरीके से आप जगह पे जाके कर लें, तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। किस प्रोटोकॉल, किस ओएसआई लेयर के ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है और उसका क्या तरीका है हैंडशेक करने का, बात करने का, और किस तरीके से वो उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे उसकी वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। दिस इज़ ऑल जो 80 to 90% मतलब जो एक्सेस करने वाली बात है इनिशियल आपकी एक्सेस, वो दिस इज़ ऑल दिस ओएसआई मॉडल के ऊपर कि आपको ये प्रोटोकॉल के थ्रू पर चलती है। तो आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप जो हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं ये मैंने सीसी से उठाए हैं कि कौन कौन से उनको हिसाब से आना चाहिए, कि कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के, कम्युनिकेशन नेटवर्क टर्म्स और मॉडल्स क्या क्या होते हैं, कॉमन प्रोटोकॉल्स और उनके सिक्योर काउंटर पार्ट्स क्या क्या होते हैं, आइडेंटिफाई दी नेटवर्क थ्रेट्स एंड अटैक्स, ये हम कल करेंगे इंशाल्लाह। डिस्कस कॉमन टूल्स टू आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंट थ्रेट्स, कॉमन डाटा सेंटर टर्मिनोलॉजीज, रिकग्नाइज, अच्छा क्लाउड के बारे में भी हम कल करेंगे इंशाल्लाह, और सिक्योर नेटवर्क डिज़ाइन टर्मिनोलॉजीज़ और टर्मिनोलॉजीज़ के रिव्यू और नेटवर्किंग सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम आपको बताएंगे। ये हैं वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। कौन मुझे बता सकता है कि लैन में और पैन में क्या फ़र्क होता है? पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ है। एक टेक्नोलॉजी आजकल बड़ी आ रही है जिसको कहते हैं NFC, वो क्या है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। वो क्या है? हाँ, वो आप फ़ोन को लेके जाते हैं पास और वो आपकी एक्सेस कर लेते हैं वहाँ से। ये आपकी दूसरी टाइप की जो है ना, ये आपकी पर्सनल एरिया नेटवर्क की टाइप है ये वाली। इसी तरीके से आपकी जो है ना ये लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। रेंज से कैसे पता चल सकता है कि क्या लैन होगा और क्या पैन होगा? कोई हम बता सकते हैं? ठीक है, ये भी बात हो सकती है। एरिया स्पैन भी हो सकता है। इस बिल्डिंग के अंदर जो लगा हुआ नेटवर्क उसको क्या कहेंगे? हम पैन कहेंगे, लैन कहेंगे, वैन कहेंगे? लैन कहेंगे। बिल्कुल ठीक बात की है। लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो नॉर्मली बिल्डिंग वाइज छोटे एरिया में होता है, यूज़र्स भी इसमें कम होते हैं, और जो लेकिन उसका रेंज जो है वो विद इन दिस बिल्डिंग सेटअप के साथ ही होता है वहाँ पे। अब हम आगे आते हैं, एक ये VLAN भी है, WLAN भी है। ये क्या चीज़ है? ये जो आपका वाईफाई राउटर है जिसके साथ आप इम्प्लीमेंट करते हैं, ये क्या है? VLAN है, WLAN है। अगर एक एंटरप्राइज में लगा हुआ है, ये इन्वेस्टा अगर यहाँ पे भी लगा हुआ है और एक इन्वेस्टा का ऑफिस दूसरी जगह पे भी है, तो उसको हम कहेंगे जी एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क जो है, EPN कहते हैं उसको। अच्छा, उसके बाद से हमारे पास एक म्यूनसिपल एरिया नेटवर्क भी होता है, जो कि अगर एक म्यूनसिपैलिटी में हमने लगाना है तो उसको हम म्यूनसिपल एरिया नेटवर्क कहते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास और कौन कौन से नेटवर्क टाइप्स हैं?
एक स्टोरेज एरिया नेटवर्क आ रहा है इसके अंदर। स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या होता है, एनी आइडिया? बिल्कुल ठीक है। जब हम आपके आमतौर पे जो आपकी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उनके लिए आप साइड पे करके एक पूरा रैक खड़ा कर देते हैं और वहाँ से उनको एक्सेस दे देते हैं टू योर नेटवर्क, दैट इज स्टोरेज एरिया नेटवर्क। एक ये वर्ड यहाँ पे आ रही है वीपीएन। ये वीपीएन क्या चीज़ है? यहाँ पे ना अक्सर आपको एक कन्फ्यूजन हो जाती है, हम जब भी यूज़ करते हैं ना, एक कहते हैं वीपीएन और वीलैन, जो बड़ा वर्ड होता है वहाँ पे, वीलैन और वीपीएन। क्या फर्क होगा इनमें? वीलैन का नाम सुना किसी ने आज तक? क्या होता है? सेगमेंटेशन कर सकते हैं। वीलैन का मतलब ये है कि आपके पास 4 किस्म के नेटवर्क हैं। यहाँ पे 3 कंप्यूटर थे आपके एडमिनिस्ट्रेटर नेटवर्क के, 3 पीसी थे आपके टीचिंग वाले के, और 3 किसी और के थे। अब एक ऑप्शन ये है कि आपको यहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ है उसको तमाम नेटवर्क विजिबल होते हैं, ठीक है। दूसरी ऑप्शन इसकी वजह से क्या होता है कि अगर ये वाला बंदा कॉम्प्रोमाइज हो गया तो ही विल हैव द विजिबिलिटी ऑफ ऑल द नेटवर्क। सही होगी नहीं होगा? तो हम इसमें ये करते हैं कि हम इसको डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क्स के लिए। 2 पीसी साथ साथ पड़ेंगे, लेकिन हम डिफाइन कर देते हैं कि ये पीसी जो है एडमिनिस्ट्रेटर का है, ये टेक्निकल का है, और ये फॉर एग्जांपल टीचिंग का है, ये किसी और किसी और शब्द का हिसाब आता है। तो ये हम कह देते हैं कि इसके ये जो तीनों के तीनों जो है वो जब अगर ये वाला कॉम्प्रोमाइज होगा तो ही विल बी एबल टू सी दिस ओनली दीस 3 नेटवर्क्स, ही विल नॉट बी एबल टू सी अदर 2 नेटवर्क्स। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप जब भी आप करें तो नेटवर्क को डिवाइड करें इन वेरियस सेगमेंट्स में, और हर सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को ना दे सके, ठीक हो गई। एक दूसरी चीज को कहते हैं वीपीएन। वीपीएन का मतलब ये है कि जो भी हमने बात की थी कि एंटरप्राइज नेटवर्क लगा हुआ है, आप इस ऑफिस में बैठे हुए हैं साइट 1, और आपने साइट 2 के साथ कनेक्ट करना है जहाँ पे दूसरा है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटा कराची ने और लाहौर वाला बैठे हैं आपस में, तो इन दोनों के दरमियान वैसे तो इंटरनेट है, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक वर्चुअल साइट कनेक्शन हो जाए कि इसकी जो ट्रैफिक है इधर से वो ऑटोमेटिकली इधर जाए, और जो बीच में इंटरनेट वाले लोग बैठे हुए हैं वो इस ट्रैफिक को ना देख सकें और ना उसको समझ सकें। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज वीपीएन। ये कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो इसलिए मैंने कहा शुड स्टार्टेड फ्रॉम वेयर के वीपीएन और वीलैन में फ़र्क क्या होता है। और वीपीएन जो है ना वो 2, अभी आप जिस तरीके से अगर आप रिमोट एरिया में जाते हैं, अपने घर पे बैठे हुए हैं और ऑफिस को कनेक्ट करते हैं, तो आपको रिमोट साइड वीपीएन कनेक्ट करते हैं, आप उसके साथ ऑफिस में बैठे हुए घर पे और आप ऑफिस के सर्वर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, थ्रू इंटरनेट हो रहे हैं आपके पास। तो ये जो नेटवर्क है ये आपका रिमोट साइड वीपीएन कहते हैं। ठीक होगा जी? किसी को कोई डाउट वीपीएन और वीलैन में क्या क्या फर्क होता है? हाँ जी, आप कह रहे हो कि आप एक साइड से दूसरी साइड पे हमने कनेक्ट करना है थ्रू इंटरनेट, एंड यू डोंट वांट इंटरनेट वाले लोग जो हैं वो आपकी ट्रैफिक को देख सकें, सिर्फ आपकी ट्रैफिक अगले बंदे को जिसके लिए इंटेंडेड है उसके लिए हो, तो फिर उसको वीपीएन कहते हैं। वीपीएन से क्या चीज़ मिलेगी? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी या अवेलेबिलिटी? वीपीएन क्या चीज़ इंश्योर करता है? इंटेग्रिटी कह रहे हैं, कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी कह रहे हैं, और किसी का कोई ख्याल? मेन जो चीज़ मिल रही है वो ये है जो मैंने आपको बताया कि आपकी ट्रैफिक दूसरे को विजिबल ना हो, तो ये क्या चीज़ होगी? कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी को इम्प्रूव करता है, वहाँ से इन्हांस करता है। इंटेग्रिटी अगर वो कैसे कर सकता है कि इंटेग्रिटी होता है कि अगर रास्ते में वो आप इंश्योर कर लें कि ये भी वैसे इंटेग्रिटी को थोड़ा बहुत कर सकता है कि आप देख रहे हैं कि रास्ते में कोई बंदा उस ट्रैफिक को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा, उसके साथ कोई उसको टेम्पर नहीं कर सकता, तो इसलिए वो इंटेग्रिटी भी इंश्योर कर रहा है। लेकिन मेन जो चीज़ कर रहा है वो इंश्योर वो
कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी, अंडरस्टूड। ये वही चीज़ें आपके पास, इसको मैं दोबारा, आपके पैन जो है वो आपका 1 से 10 मीटर तक के लिए होता है, और ब्लूटूथ है, स्मार्ट वॉचेज़ और ये जो बाकी आपके लगे हुए हैं ये आपके पैन एरिया नेटवर्क में आते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो आपका बिल्डिंग के लिए होता है, हाई स्पीड इंटरनल शेयरिंग के लिए होता है, ऑफिस एरिया में यूज़ हो सकता है। वायरलेस लैन जो है वो आपका सेम एज लैन है लेकिन वाईफाई के ऊपर कनेक्टेड हुआ है। कैंपस एरिया नेटवर्क ये है कि अगर आप कॉलेज में बैठे हुए हैं या सब बाकी जगह बैठे हुए हैं और आपस में आपने कनेक्ट करना है तो कैंपस एरिया नेटवर्क यूज़ होता है। मैन जो है, अगर एक सिटी के अंदर आप जा रहे हैं तो कनेक्टिंग वेरियस साइड विदाउट लॉन्ग हॉल सर्किट्स, तो वो आपका मैन हो गया। जैसे केबल टीवी का नेटवर्क जो है, अगर आप किसी एक अपने वो लगा हुआ है आपके, ये नया टेल जैसे फॉर एग्जांपल जो है इधर लगा हुआ है, तो नया टेल जो है आपका ये एक मैन नेटवर्क होगा। वैन में क्या होगा, अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हैं, बाकी जगह जा रहे हैं, तो देन इट इज़ अ वैन नेटवर्क। कंट्री वाइड और ग्लोबल पे भी जा सकते हैं एक साइड से दूसरी साइड पर, तो दिस इज़ अ वैन नेटवर्क। अगर इन्वेस्टा की एक साइड यहाँ पे है और इन्वेस्टा की एक साइड लाहौर में बैठी हुई है, तो उन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी वो वैन नेटवर्क होगा। और गैन जो है वो प्लैनेट वाइड, मतलब एक किस्म का इंटरनेट टाइप की चीज़ें ही हैं आपकी, और ये आपका वीसैट और बाकी टर्मिनल जो कि दुनिया में कहीं पे भी आप किसी एक से कनेक्ट कर सकते हैं, वो गैन कहते हैं उसको। सैन हम बात कर चुके हैं कि डाटा सेंटर का रैक होता है जिसमें आप लॉजिकली एक पूरी हार्ड ड्राइव का रैक खड़ा कर देते हैं और उसके अंदर से लोगों को सेगमेंटेशन करके देते हैं, दैट इज़ नोन एज अ सैन। अंडरस्टूड जी, फ़र्क बेसिक चीज़ें वहाँ से। अच्छा, ये नेटवर्क सिक्योरिटी, टेलीकॉम, ये वो डबल ई टाइप के कोई हैं जिन्होंने कंप्यूटर सिक्योरिटी या नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ा हुआ पहले सब्जेक्ट अपने पास डिग्री में? कौन कौन है, किसको हाथ खड़ा कर सकते हैं? आपने पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है। अब हम जो बेसिक जो छोटी छोटी नेटवर्क डिवाइसेस है ना, वो उसके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सी नेटवर्क डिवाइसेस हैं यहाँ पे हमारे पास। पहले हमारे पास आता है रिपीटर, कंसंट्रेटर्स एंड एम्पलीफायर्स। क्या होता है रिपीटर, क्या चीज़ हो सकती है? गुड, लॉन्ग डिस्टेंस पे है आपकी। ये जो नॉर्मल जो कैट 5 केबल है ये कितने मीटर तक जाती है? 100 मीटर। 100 मीटर से की जगह आपने 150 मीटर में बैठे हुए हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? एक ये है कि दोनों के दरमियान आप ऑप्टिकल फाइबर लगा दें जो दूर तक जाती है, या आप कोई और चीज़ लगाएं, या एक तरीका ये है कि 100 मीटर के बाद आप एक रिपीटर लगा दें। ठीक हो गया जी। एम्पलीफायर, कंसंट्रेटर, ये सारी चीज़ें इसको यही कहते हैं इनको। और ये किस लेयर पे काम करती है? वो लेयर हम आगे देखते हैं उसके बाद, लेकिन मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो चीज़ आ रही है उसी को रिक्रिएट कर रही है, वो कुछ और नहीं कर सकती, उसके साथ कोई और पंगा नहीं कर सकती। जैसी चीज़ आ रही है, वट एवर इट इज़ कमिंग टू अस, इट इज़ जस्ट रिक्रिएटिंग दैट थिंग। एक होता है हब। हब जो है वो ये है कि आपके पास चले भैया है नहीं यहाँ पे, लेकिन नीचे बना दो छोटा सा, नजर आ रहा सबको कि नहीं? मेरा ख्याल है पीछे नहीं आ रहा। हब का क्या काम है? जो ट्रैफिक इसके पास आ रही है वो सबको आगे ही ट्रांसमिट कर। दिस इज अ हब। सिंपल, ठीक हो गया जी। अब हम अगर यही जो है ये एक मतलब हब का काम ये है कि उसकी एक पोर्ट पे जो इनपुट आ रही है वो सब पोर्टों पे रिपीट कर देगा। ब्रिज का क्या काम है? दो डिफरेंट नेटवर्क लगे हुए हैं, एक ये वाला है, एक हब लगा हुआ है, एक ये वाला हब लगा हुआ है। पहले होते थे, बीच अब खत्म हो गए वैसे। वो ये देखते हैं कि हब तो ये कर रहा है कि ट्रैफिक जितनी भी है वो सारों को भेज रहा है। कि मतलब फॉर एग्जाम्पल इस कंप्यूटर ने इस वाले कंप्यूटर को कोई चीज़ भिजवानी थी, नजर आ रहा है, नहीं आ रहा नजर? इस वाले कंप्यूटर ने इस वाले कंप्यूटर को कोई चीज़ भेजनी थी, तो वो क्या करेगा? वो सबको भेजेगा। ऐसे ही है, इसके ऊपर भी आएगा। अब ये वाला हब, ये जो ब्रिज है, ये डिसाइड करेगा कि क्या मैंने ये जो पैकेट आ रहा है ये इधर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए।
accordingly it will send this packet to this person. ठीक हो गया? वरना अगर इसने सिर्फ इससे बात करनी थी तो हब वाला इससे बात करेगा और ये वाला सबको ट्रांसमिट किया। जब ये ब्रिज के पास पहुंचेगी तो ब्रिज डिसाइड कर लेगा क्योंकि ये ट्रैफिक इस वाले नेटवर्क के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है तो वो उसको वहीं पर ड्रॉप करा देगा। ठीक हो गया जी? हब ब्रिज का काम सिर्फ ये है कि वो पुराने ज़माने में यूज होता था कि दो नेटवर्क्स को ज्वाइन करना, क्योंकि अगर ब्रिज ना हो तो हब सबको ट्रैफिक जाती रहेगी और बहुत ज़्यादा नेटवर्क कंजेशन होती रहेगी। ये ब्रिज का काम होता है। अच्छा पढ़ा हुआ इसके अंदर। और ब्रिज जो है वो थोड़ा इंटेलिजेंट है, वो देख रहा है किसके साथ क्या काम कर रहा है, तो इसलिए ये लेयर 2 की डिवाइस है। अब उसके बाद से आपके पास अब आगे में स्विच क्या करता है? स्विच ये करता है कि अगर उसके पास एक ट्रैफिक आ रही है तो उसने अपने पास एक टेबल बनाया हुआ होता है, उस टेबल के हिसाब से वो बनाता है कि ये मेरे पास ट्रैफिक आई है, ये किस पोर्ट पे जानी चाहिए, सिर्फ उसी पोर्ट पे भेजता है, बाकी किसी पोर्ट पे नहीं भेजता। अगर मैं इसको इधर डिफाइन करूं, ये स्विच है, ये क्लाइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ये सब कनेक्टेड है। तो अगर 1 ने 3 4 से बात करनी है तो स्विच डिसाइड करेगा कि क्या 1 की ट्रैफिक 4 के लिए है, मुझे किस टेबल पे किस वाले पोर्ट पे भिजवाना चाहिए, तो वो सिर्फ उसी पोर्ट पे भिजवाएगा, बाकियों को नहीं भिजवाएगा। इसका फायदा क्या हुआ? नेटवर्क की कंजेशन कम हो गई है, एक टाइम पे सब जगहों पे बातचीत नहीं हो रही है। अब क्या कर रहा था? अब सबको भेज रहा था, इसको भी भेज दिया, इसको भेज दिया, जिसको इंटेंडेड होगा वो रिसीव करेगा, बाकी को रिसीव करेगा। So this is what the work of switch is. फायरवॉल क्या करती है? वाइट लिस्टिंग, ब्लैक लिस्टिंग, गुड। और कोई पॉइंट? वाइट लिस्टिंग का वर्ड यूज हुआ है, ब्लैक लिस्टिंग का वर्ड यूज हुआ है। ये वैसे आगे आपको सिक्योरिटी में हर जगह पे नाम यूज होता है इसका, ये वैसे आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। व्हाट इज वाइट लिस्टिंग एंड व्हाट इज ब्लैक लिस्टिंग? फर्क क्या दोनों में? हाँ, दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। ब्लैक लिस्टिंग में आपने करना ये है कि आपने सिंपल लिखा हुआ है कि आपने इन वेबसाइट्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया कि आप इसको विजिट नहीं कर सकते। किसी भी जगह पे ब्लैक लिस्टिंग का नाम होगा, चाहे वो आप वेबसाइट पे जाएं, चाहे आप IPs पे जाएं, चाहे आप जिस मर्जी पे जाएं। देन यू से दिस मच ऑफ चंक इज़ नॉट अलाउड, यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस दीज प्लेसेस, और बाकियों के लिए सबके लिए अलाउ है। और जो वाइट लिस्टिंग है उसमें क्या होता है कि आप सिर्फ डिफ़ाइन कर देते हैं कि यार ये वाली जो हैं IPs, ये वाली वेबसाइट्स, ये वाली चीज़ें आपको अलाउड हैं, इनके अलावा बाकी सबको एक वर्ड यूज़ होता है डिनाई ऑल, यू डिनाई एवरीथिंग एल्स टू एनीवन एल्स, दे आर नॉट अलाउड टू विजिट इट एंड दे कैन नॉट सी दैट प्लेस, गो एंड सी दैट। तो वाइट लिस्टिंग इज़ ऑलवेज मोर रिस्ट्रिक्टिव और ज़्यादा प्रेफरेबल है अगर करना होता है उसके ऊपर। ठीक हो गया जी? तो फायरवॉल्स का काम सिर्फ ये है कि वो एक नेटवर्क में ये जो वाइट लिस्टिंग और ब्लैक लिस्टिंग वाला काम करती है, वो अब आपकी मर्जी है कि किस तरह आप डिफ़ाइन करते हैं कि कौन सी चीज़ आपने उसको अलाउ करना है और कौन सी चीज़ को डिसअलाउ करना है। आपने डिफ़ाइन करना है कि कौन सी चीज़ जाने देनी है और कौन सी चीज़ नहीं जाने देनी। अच्छा, हम आगे जाके ना ये जो नेटवर्क सिक्योरिटी में ना एक आपको मैं 3 टेबल्स बताऊँगा कि जो कि आपके पास हमेशा एक्सेस होती है, जिनमें से पहला मैंने आपको टेबल यहाँ पे बता दिया है जो स्विच लेवल पे मेंटेन हो रहा है। वो क्या हो रहा है? उसके पास एक टेबल है कि क्या लिखा हुआ है कि ये वाला पोर्ट, इसके ऊपर कौन सा कंप्यूटर लगा हुआ है। ठीक हो गया? ऐसे बात हुई कि नहीं हुई? स्विच के अंदर आपने उसको ये बता दिया, उसको कैसे पता चलेगा कि
नंबर 1 के ऊपर जो चीज़ आ रही है, तो अगर नंबर 4 के ऊपर कोई चीज़ मैंने भिजवानी है तो उसके पास एक टेबल मेंटेन हुआ है जिसमें लिखा हुआ है पोर्ट, और हम आगे देख लेते हैं मैक एड्रेस कि ये वाला मैक एड्रेस अगर आता है तो इस वाली पोर्ट पे जाना है। दिस इज द फर्स्ट टेबल जो कि हमें नजर आता है। अगर हमने किसी जगह पे कोई चीजें चेंज करनी होंगी, हम दूसरा टेबल देखेंगे। इन्हीं टेबलों में ही हमने वो करना होता है, साइबर सिक्योरिटी में हम इन्हीं के प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं। हम किसी का मैक एड्रेस की जगह पे कहते हैं कि हम है इस पोर्ट पे बैठे हुए, इसको मैक स्पूफिंग कहते हैं, बट वो बात की बात है। बट यहाँ पे पहला टेबल मेंटेन हो रहा है कि किस पोर्ट के ऊपर कौन सा मैक एड्रेस मौजूद है। मैक एड्रेस क्या होता है वो हम आगे वैसे देख लेते हैं, मैं भी आपको थोड़ा सा करता हूँ। ये 48 बिट्स का एड्रेस है जो कि हर एक पोर्ट डिवाइस चीज को मिला हुआ होता है और ये यूनिक होता है। इसके जो पहले 24 बिट हैं वो कंपनी शूट होते हैं और अगले 24 बिट यूनिक होते हैं। दिस इज व्हाट मैक एड्रेस इज। तो पहला जो आपका टेबल है जिसके हम देखते हैं, दिस इज पोर्ट विद द अगेंस्ट द मैक टेबल। ये 3 टेबल अगर आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए ना तो आपको आगे साइबर सिक्योरिटी बहुत मतलब आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से आप किसी और की जगह पे चीज के आपने क्लेम करना है कि मैं ये नहीं हूं, इसकी ट्रैफिक मुझे भेज दो। आई एम अगर नंबर 4 कह दे इसी तरीके से स्विच करके चेंज करा दे कि 2 की जगह ये वाली पोर्ट जो है इसके ऊपर मैं बैठा हूँ, मेरा बैक एड्रेस भेज दो, स्पूफ कर दे। इसके बाद क्या है कि मैं इस बैक बैठा हूँ, तो जो 2 की जो ट्रैफिक जानी होगी स्विच क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 4 की तरफ भिजवा देगा। ऐसे ही होगा नहीं होगा। तो दिस इज द फर्स्ट टेबल जो कि आपको बताऊं। अगला टेबल में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टेबल जाना होता है। पोर्ट अगेंस्ट दी बैक टेबल, और ये किस तरह अप्लाई कर रहा है ये आगे हम वैसे मॉडल में देखेंगे। लेयर 7 और 1 और 2 के दरमियान लेयर कर रहे हैं। अच्छा जी, राउटर क्या होते हैं? जिनको स्विच का पता है वो राउटर नहीं बता सकते। दो लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करता है, गुड। और ये राउटर किस पे काम करते हैं, क्या चीज़ देखते हैं जिसके ऊपर कोई ना कोई, मैंने आपको जिस तरह बताया कि स्विच जो है वो काम करता है मैक एड्रेस के ऊपर, इथरनेट पोर्ट के ऊपर। तो राउटर किस पे काम करता है? आईपी एड्रेस के ऊपर। वेरी गुड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने एक ट्रैफिक दूसरे के पास भिजवानी है तो आपको एक और टेबल चाहिए होगा। वो क्या करेगा? आईपी को मैक में करेगा कि नहीं करेगा? दूसरा नंबर टेबल कौन सा आ गया आपके पास? IP टू मैक वाला। तो आप बताते हो कि उसके पास पड़ा होता है कि यार ये वाली IP आ रही है, इसको मैंने इस वाले मैक पे भिजवाना है। दिस इज़ दी सेकेंड टेबल जो इसके बारे में आपको मैं बताऊँगा, पता चाहता हूँ। और ये किसके दरमियान लाया करते हैं? लेयर 3 और 2 के दरमियान। अंडरस्टूड? गेटवे क्या चीज़ है? गेटवे ये है कि एक नेटवर्क से आपने दूसरे नेटवर्क के दरमियान जाना है तो सारी ट्रैफिक आपको नहीं पता कि अगर आप पहले तो राउटर का काम है या जो भी चीज़ है, स्विच है, जो भी चीज़ है, उसको देखता है कि क्या मेरे पास टेबल में इसकी कोई एंट्री है या नहीं है। अगर उसको वो एंट्री नहीं मिलती तो वो उसको एक और जगह पे, उसको पता होगा कि मैंने इस जगह पे भेजना है, ये हमारे सिस्टम में मौजूद नहीं है, आई हैव टू सेंड इट टू समवन एल्स। और वो जो पोर्ट होगी, वो जो जगह होगी जिसके ऊपर आपने भेजना है, डैट इज़ अ गेटवे। उसके थ्रू वो बाकी दुनिया की तरफ जाएगा। ये स्विच में भी होगा, राउटर उसमें भी होगा आपके पास। मेनली ज़्यादातर वैसे IP वाली साइड पर होते हैं। थोड़ी चीज़ें मैं आगे वाली भी अभी कवर कर रहा हूँ, साथ साथ होते अगर आगे जाएंगे तो हम उसको ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपके पास। अब हम आ जाते हैं OSI मॉडल के ऊपर। ये जनाब OSI मॉडल यही था कि आपने ये जो कम्युनिकेशन मैंने आपको बताई है ना, इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए कि किस तरीके से कौन सी चीज़ किस पे क्या, किसका किस लेयर पे क्या काम है। ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या चीज़ है? प्रोटोकॉल इज़, मैंने आपसे बात करनी है, जब तक आप मेरी बात समझ रहे हैं, इस वजह से कि आपको मेरी लैंग्वेज का पता है कि मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, इसका ये मतलब बनता है।
अगर यहाँ पे किसी चीनी को बिठा देंगे या किसी ब्रिटेन वाले को बिठा देंगे, उसको हमारी बात नहीं समझ आएगी, बिकॉज ही डज नॉट नो द प्रोटोकॉल जिसमें हम बात कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट प्रोटोकॉल इज़। दो भी कंप्यूटर ने हमने आपस में जब भी बात करनी है तो उन्होंने कोई ना कोई डिफ़ाइन करना है कि दीज आर द रूल सेट्स जिसके हिसाब से हमने बात करनी है। तो वो ये जो चीज़ है, जो लैंग्वेज है कंप्यूटर्स की आपस में बात करने के लिए, दैट इज़ द प्रोटोकॉल। और हर प्रोटोकॉल किस लेवल पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, दिस इज़ व्हाट इज़ OSI मॉडल जो उसको हम बताते हैं, यूज़ करते हैं। ये कॉमन रेफरेंस प्रोवाइड करता है नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए और इंटरऑपरेबिलिटी के लिए इस्तेमाल करता है, और ये सिंप्लीफाई करता है, जिसे हम देख रहे हैं अभी हमने यहाँ पे आगे हम देखेंगे। ट्रबल शूटिंग के लिए आसानी करता है और टीचिंग टूल है टू अंडरस्टैंड दी नेटवर्क आर्किटेक्चर। अदरवाइज़ कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ होता, ये आपने अपनी मेंटल बनाना है कि यार ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, ये लेयर 3 है, लेयर 4 है। ये कंप्यूटर को शायद नहीं पता हो कि वो सही मॉडल कौन सा है। आपको समझाने के लिए बात हो रही है कि कौन सी चीज़ कौन सी लेयर पे बात करती है। बनाया गया था, ये ISO वालों ने बनाया था, 2001 में बनाया था। बेस स्टार्ट हुआ था इसके अगेंस्ट, ये एक पहले यूज़ होता था TCP वाला प्रोटोकॉल, TCP/IP। उसको फर्दर एलेबोरेट करने के लिए ISO वालों ने इसको 7 लेयर्स में कर दिया था। TCP/IP 4 लेयर्स थे, जिसको कन्वर्ट किया गया ISO के अंदर 7 लेयर्स के अंदर कन्वर्ट किया गया था। और गोल मैंने आपको बता दिया कि इस कॉमन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स के मल्टी वेंडर आपस में बात कर सके और यूनिवर्सल प्रोटोकॉल सूट जो कि सब लोगों को पढ़ा सके वहाँ पे हम। ये जी आपका OSI मॉडल लेयर है। इसमें आपकी 7 जो हैं वो जो हैं आपकी लेयर्स हैं: फिज़िकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। हमने अभी तक किसकी बात की है? हमने फिज़िकल और थोड़ी बहुत डाटा लिंक की कि वो मैक पे बात करती है, और तीसरी हमने नेटवर्क की कि राउटर्स पे काम करते हैं। ऊपर वालों की अभी तक हमने बात नहीं की। अच्छा, इसमें जो है ना, ये एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो ऊपर वाली लेयर है उसके लिए जो लेयर्स हैं वो आपस में बात करती हैं। एप्लीकेशन लेयर पे बात कर रही है, उसको नहीं पता नीचे क्या हो रही है। एक वर्ड यूज़ होता है, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है कि ऊपर वाली जगह चीज़ को नीचे वाला जो चीज़ें हो रही हैं वो नहीं पता होता, वो सिर्फ अपने लेवल पे दूसरे लेवल से बात कर रहे हैं। जब आप गाड़ी चलाते हैं, आपको ये पता है, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गियर में डालते हैं, गाड़ी चल पड़ती है। अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से गाड़ी काम करती है, किस तरीके से इंजन काम करता है, ये प्रॉब्ली बहुत कम लोगों को पता हो। ऐसी बात है कि नहीं है? तो ये आपके लिए जो गाड़ी का काम करना है, दिस इज़ एन एब्स्ट्रैक्शन। इस आपका सिर्फ ये काम है कि आपके पास चाबी होनी चाहिए और आपने गाड़ी को स्टार्ट करना है। तो सेम यहाँ पे काम है कि एप्लीकेशन लेयर से बात करेगी, प्रेजेंटेशन से बात करेगी, सेशन से काम करेगी, ट्रांसपोर्ट से बात करेगी, नेटवर्क से बात करेगी। अब यहाँ पे हमने जो एक दूसरे के लिए बताना है कि बात करने के लिए हर एक को पता होना चाहिए कि मैं ये हूँ और अगले को मैंने इससे बात करनी है। तो वो क्या चीज़ है जिसे हमें पता चलता है? फिज़िकल लेयर के ऊपर तो फिज़िकल चीज़ है, आपके पास लिंक होगा फिज़िकल, आप और मैं आपस में फिज़िकली कनेक्टेड होंगे, तार बिछी होगी, कोई वायरलेस लैन का नेटवर्क होगा, तो वो फिज़िकल नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। डाटा लिंक लेयर के ऊपर जो कनेक्टिविटी होती है वो होती है थ्रू मैक एड्रेसेस या ईथरनेट फ्रेम। ये बात याद रख लीजिएगा, फ्रेम का वर्ड यूज़ होता है कि ईथरनेट के ऊपर, इसको ईथरनेट लिंक लेयर भी कहते हैं उसको। इसके ऊपर जो यूज़ होती है वो जो मोड ऑफ एड्रेसिंग है वो क्या यूज़ होता है? मैक एड्रेसेस। मैक एड्रेसेस में आपको बता चुका हूँ कितने बिट का होता है ये? 48 बिट्स, और हर एक के लिए यूनिक होता है। ऐसे ही हर पोर्ट का, हर चीज़ का, हर एक जगह का एक अलग मैक एड्रेस होगा। तो इस यहाँ पे आपकी जो है लेयर 2 के ऊपर ये काम करता है। इसमें जो आप अगर मैं मैक डाटा लिंक लेयर पे आपसे बात करूँगा तो मैं उसके हेडर के आगे, फ्रेम के आगे क्या लगाऊंगा? डेस्टिनेशन फ्रेम और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, और दूसरी चीज़ क्या लगाऊंगा? सोर्स मैक एड्रेस, ताकि अगले स्विच को पता चल जाए कि ये इस डेस्टिनेशन इस वाली जगह से आया है और इसने इस जगह पे जाना है। ठीक हो गया जी? जब नेटवर्क लेयर पे आते हैं और अच्छा, इसमें डाटा लिंक लेयर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद करने वाली, कि ये वाहिद लेयर है जहाँ पे आप एरर करेक्शन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि बाकी किसी जगह पे पीछे फुटर नहीं लगा हुआ, यहाँ पे सिर्फ फुटर लगा हुआ है। सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ इसे कहते हैं CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक।
ये जो डाटा आपका जा रहा है उसको चेक करके वहाँ पे पीछे कोई ना कोई आपके चीज़ लगा देते हैं फुटर के ऊपर, और पर्पज़ इसका ये होता है कि जब अगले वाले के पास चीज़ पहुँचे तो वो उसको देख के पता चल जाए कि चीज़ जो मेरे पास आई है वो चीज़ ठीक है या नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं कि CRC क्या चीज़ इंश्योर करती है CIA में से, तो क्या पता चलेगा? एरर करेक्शन। लेकिन CIA में क्या पता चलेगा? हाँ, इंटेग्रिटी। गुड। ये जो CIA में ये जो आपका फुटर है या CRC है वो क्या इंश्योर करता है? इंटेग्रिटी। डाटा लिंक लेयर के ऊपर क्या चीज़ यूज़ होती है फॉर कम्युनिकेशन? हेडर, ये जो ना मैक एड्रेस यूज़ होते हैं। ठीक हो गया जी? एनीथिंग एल्स? इससे कोई सवाल अभी तक यहाँ पे हो तो बता दो। और यहाँ पे मैंने आपको अभी तक एक जो टेबल पहले वाला मैंने आपको दिखाया कि पहला टेबल कौन सा मौजूद है? मैक अगेंस्ट दी पोर्ट। ठीक हो गया जी? ये कहाँ पे मेंटेन हो रहा है? स्विच के अंदर। ठीक हो गया जी? उसको स्विच को पता है कि ये वाला मैक है तो ये वाला पोर्ट पे मैंने जाना है। दिस इज़ व्हाट स्विच इज़ डूइंग। जो आपका नेटवर्क लेयर है उसके ऊपर क्या हो रहा है? वहाँ पे क्या चीज़ आ जाती है? राउटर और IP आ जाती है। IP में क्या होगा? सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP। इसमें आगे भी हम देख लेंगे IP4 और IPv6। IP कितने बिट्स की होती है? IP हेडर जो होता है 128। गुड। कौन था? गुड ईयर। 128 बिट। 128 बिट को अगर हम उसमें कन्वर्ट करें बाइनरी में तो कितने बिट बनती है? 2⁸ होता है या 32 बिट का होता है ना? साथ ही आगे थे 128 32 बिट का होता है, 2⁸7 होता है साथ ही वहाँ पे। तो ये आपके पास IP एड्रेस जो है वो आपका उसमें 4 ऑक्टेट होते हैं और वो 128 बिट का होता है आपके पास। तो ये आपका वो आगे हम इसको देखेंगे पब्लिक IP और प्राइवेट IP क्या चीज़ होती है। बट अभी आपको बता दें कि राउटर जो है वो डिसीजन किस पे कर रहा है? किस पे कर रहा है राउटर? IPs के ऊपर। और यहाँ पे क्या चीज़ मेंटेन हो रही है? नंबर 2 आपका जो टेबल है वो क्या मेंटेन हो रहा है? कौन सी IP किस मैक के पास जानी है। ठीक हो गया? अंडरस्टूड कि नहीं अंडरस्टूड? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से आपको जो है ना, देखो ये चीज़ आपको नहीं समझ आएगी तो आगे चीज़ जो है ना वो नहीं समझ आ सकती। वहाँ से कौन सी IP किस मैक के साथ थ्रू होगी। वहाँ पे हम कहाँ तक पहुँचे थे? हमने बात की कि सेकंड वाला क्या पे था आपका? IP अगेंस्ट दी मैक एड्रेस। वो कहाँ पे मेंटेन हो रहा है? लेयर 3 पे और राउटर के ऊपर। ठीक हो गया? यहाँ पे हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं, ऐसा कहते हैं कि लेयर 3 स्विचेस भी होते हैं। तो अगर ये स्विचेस के अंदर ये वाला काम हो रहा है तो उसको हम लेयर 3 स्विच काम करते हैं कि मैक और IP को कन्वर्ट कर सकता है। और वो आमतौर पे इंटर VLAN कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है लेयर 3 स्विच। अंडरस्टूड जी? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, उसके ऊपर आ रही है एक ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है? अच्छा सॉरी, मैं पहले बता दूं कि ये जब डाटा लिंक लेयर पे था तो इसको कहते हैं फ्रेम। जब नेटवर्क लेयर पे होता है तो उसको क्या कहते हैं? आपस में जो कम्युनिकेशन होती है उसे क्या कहते हैं? पैकेट्स। अब जब हम आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर तो इसको कहते हैं सेगमेंट। सेगमेंट। ठीक हो गया जी? और जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे चीज़ यूज़ होती है उसको कहते हैं पोर्ट्स। पोर्ट्स क्या काम करती हैं? पोर्ट्स ये करती हैं कि आप समझ लें कि IP एड्रेस आपको पहुंचा देती है कि आपने इस वाले एड्रेस पे पहुंचना है। अब हर एक प्रोटोकॉल का एक डिफरेंट पोर्ट है। जैसे एक प्रोटोकॉल है जिसको हम कहते हैं, जिसके लिए वेब के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो कहता है, इसको कहते हैं HTTP, जो कि वेबसाइट्स को डाउनलोड और चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो HTTP जो प्रोटोकॉल होता है वो 80 पोर्ट पे यूज़ होता है वहाँ पे। और आपका जो HTTPS है वो 443 के ऊपर इस्तेमाल होता है, जो कि सिक्योर हो जाए। तो जो HTTP है वो अनइनक्रिप्टेड है और HTTPS जो है वो इनक्रिप्टेड है। अच्छा, उसके बाद से हमारा जो है वो इसी तरीके से एक UDP भी एक DNS प्रोटोकॉल होता है, वो यूज़ होता है। जो तीसरा आपका एक टेबल मैंने आपको बताया था मेंटेन होता है, जो कि कन्वर्ट करता है जब आप लिख रहे हैं www.google.com
तो google.com कंप्यूटर को तो नहीं पता google.com क्या है, वो किसी ना किसी आईपी के अगेंस्ट होगा। अब आपको या तो ये है कि सारी आईपीयाँ याद हो जाएं और आप लिखना शुरू कर दें 22.1.5 + 7.7 इज़ दी आईपी ऑफ गूगल, और वो एंटर मारेंगे तो उसके ऊपर पहुँचेंगे आप। ठीक हो गया जी। तो वो एक ऑप्शन है आपके पास। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप उसके ऊपर जो ना एक वो www.google.com लिखें और वो कोई ना कहीं जगह पे एक टेबल मेंटेन्ड हो रहा हो और वो आपको बता दे कि यार जो www.google.com है उसका मतलब क्या है, हम 8.8.8 के ऊपर जाना है हमने और ये हमारी आईपी होगी। ठीक हो गया जी। तो ये आपका नंबर तीसरा जो आपका यूज़ होता है टेबल। पहला टेबल कहाँ पे यूज़ हुआ, जो आपने लिखा आईपी, जो आपने इसको डाला आपने, इसको FQDN कहते हैं वैसे, जो आपने जो वेब एड्रेस डाला उसको कन्वर्ट करना है टू आईपी यहाँ पे। दूसरा कहाँ पे यूज़ हुआ, आईपी को किस में कन्वर्ट करना है आपने, मैक में। और तीसरा कहाँ यूज़ हो रहा है, मैक को किस में कन्वर्ट करना है, फाइनल पोर्ट के ऊपर। अंडरस्टूड सो फार। अब ये तीन आपके जो टेबल्स हैं, इन्हीं टेबल्स के ऊपर आपने इसके अंदर चेंजेस करते हैं और इन्हीं के अंदर आपकी जो वो किसी ना किसी तरीके से किन्हीं टेबल्स को आप मैनिपुलेट करते हैं तो आप अपने जो साइबर सिक्योरिटी के अटैक्स लॉन्च करते हैं। अगर आप किसी तरीके से वेब सर्वर को बता दें कि जहाँ पे ये जो एक सेव हो रहा है, DNS सर्वर कहते हैं जिसको, जिसके ऊपर ये टेबल सेव हो रहा है आपका ये वाला FQDN वाला, कि कौन सी आईपी किसके अगेंस्ट आपका जो रिजॉल्व होती है, तो DNS रिजॉल्वर के ऊपर आप जब चेंज करा लें कि ये वाली आईपी के अगेंस्ट ये जो google.com है इसकी जगह आप 8.8.8 की जगह आपके 9.7.6 फलाने पे चले जाएं आप, तो आप मेरी वाली आईपी पे आ जाएं, मेरे सर्वर पे आ जाएं और वहाँ से मैं आपको मेलवेयर लगा दूँ। तो दिस इज़ द फर्स्ट वे। सेकंड वे इज़ कि आप उसको कर दें कि जी कि आपका आईपी की जगह आप कहते हैं ये आपकी आईपी है, इसके ऊपर ये मैक के ऊपर बनता है, आप कहते हैं कि उसकी ट्रैफिक आप मैन इन द मिडल आ जाएं, आप किसी की ट्रैफिक और सुनना शुरू कर दें। तो आप क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि जी ऐसा करो कि इस आईपी के अगेंस्ट जो आपने मैक एड्रेस लिखा हुआ है उसकी जगह पे मेरा मैक एड्रेस डाल दो। दिस इज़ द सेकंड वे। एंड द थर्ड वे इज़ आप जो पोर्ट के ऊपर जाके स्विच के ऊपर कहते हैं कि इसका जो आप ये जो आईपी है, ये जो मैक एड्रेस है, इसको इस पोर्ट की जगह दूसरे पोर्ट पे भिजवा दें। दिस इज़ द थर्ड वे। ठीक हो गया जी, अंडरस्टूड। और मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है कि जो बाकी जिस लेवल पे हम जा रहे हैं, डाटा आपके पास इनिशियली एप्लीकेशन लेयर पे तैयार होता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे उसके ऊपर एक हेडर लग जाता है प्रेजेंटेशन लेयर का, सेशन लेयर पे भी एक हेडर लग जाता है, यहाँ तक जो चीज़ होती है इसको कहते हैं PDU। ठीक हो गया जी, पैकेट डाटा यूनिट, यानी डाटा यूनिट कहते हैं इसको साथ ही। वहाँ से जब ये ट्रांसपोर्ट लेयर में इसका हेडर लगता है ना इसके ऊपर, तो इसको ये बन जाता है आपका सेगमेंट। और जब ये नेटवर्क लेयर के ऊपर इसके साथ इसके आईपी एड्रेस का हेडर लग जाता है तो ये क्या बन जाता है, पैकेट। जब डाटा लिंक लेयर पे इसके ऊपर हेडर और फुटर लगता है तो ये क्या बन जाता है, फ्रेम। और आखिर में ये उसके थ्रू आपके जाके फिजिकल लेयर के ऊपर पहुंच जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके पास OSI लेयर के ऊपर पता होनी चाहिए आपको। ये वही बात है कि लेयर 7 और लेयर 7 से बात करेंगे। अब क्लाइंट साइड से आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा www.google.com। ठीक हो गया जी, लेयर 7 पे लिखा जाएगा, उसके बाद से ये HTTP प्रोटोकॉल पे लिखा हुआ जाएगा, पोर्ट 80 पे जाएगा या पोर्ट 87 पे जाएगा, HTTPS होती है तो 443 पे जाएगा। लेयर 7 पे ये लगी हुई है एक प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, प्रेजेंटेशन लेयर जो है उसको कन्वर्ट करती है इनटू, एक तो उसको कंप्रेस करती है, इनक्रिप्ट करती है और उसको फॉर्मेट कर देती है। ASCII कोड का नाम सुना होगा आपने कभी किसी टाइम पे कि नहीं सुना, सुना है कि सुना, क्या होता है ASCII कोड? आपका अल्फ़ाबेट्स को, हर अल्फ़ाबेट के अगेंस्ट एक कोई ना कोई बाइनरी कोड दिया हुआ है। तो ये जो काम है, ये ASCII कोड वाला काम, ये लेयर 6 के ऊपर होता है आपका। लेयर 5 पे आपके पास सेशन बनता है। सेशन जो है ये आपके पास जो फॉर एग्जांपल आपने टेलीफोन पे किसी से बात करनी हो तो आपका टेलीफोन नंबर या जो वाइप ट्रैफिक के लिए यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे जो आपका जो टेलीफोन नंबर होता है वो उसको हम लेयर 5 पे इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ ट्रैफिक यूज़ करते हैं उसके लिए। वहाँ पे हम लेयर 4 पे मैंने आपको क्या बताया था, सेगमेंट आ जाता है और पोर्ट नंबर आ जाता है। तो आपका
ये पोर्ट नंबर यूज़ होता है एट दी लेयर 4 के ऊपर, और लेयर 3 के ऊपर आ जाता है आपका IP एड्रेस, लेयर 2 पे आ जाता है आपका डाटा लिंक लेयर इथरनेट, और लेयर 1 के ऊपर फिजिकल लिंक लेकर आता है। अंडरस्टूड सो फार? ठीक होगी। यही बात हम इसको दोबारा देख लेते हैं कि टॉप लेयर्स के ऊपर ये 3 लेयर्स हैं, आपके पास ये यूज़र इंटरफेस आता है, लेयर 6 के ऊपर इंक्रिप्शन होती है, फॉर्मेटिंग होती है और कंप्रेशन होती है। सेशन लेयर के ऊपर एक साइड से दूसरी साइड के लिए सेशन लगता है। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर आप उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं और आप उसको कम्युनिकेशन करते हैं आपस में वहाँ पे। नेटवर्क लेयर के ऊपर आप लॉजिकल एड्रेसिंग देते हैं और IP एड्रेसेस यूज़ करते हैं। डाटा लिंक लेयर के ऊपर आप इथरनेट यूज़ करते हैं, और फिजिकल लिंक लेयर के ऊपर एक्चुअली आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है। ये मैंने आपको एक TCP का मुतालिक बताया था कि पहले जो है ना इनिशियली जो है वो TCP स्टैक यूज़ होता था आपके पास। ये आज तक भी कई जगह पे यूज़ हो रहा होता है TCP IP स्टैक। तकरीबन मतलब आपने एप्लीकेशन लेयर को बेसिकली इसमें डिवाइड किया हुआ है प्रेजेंटेशन, सेशन और एप्लीकेशन के ऊपर, और इसमें जो आपका नीचे वाली 2 लेयर्स हैं डाटा लिंक और फिजिकल लेयर, उसको इकट्ठा करके हम लिंक लेयर कहते थे वहाँ पे। ठीक हो गया जी? तो आपकी उसमें 4 लेयर्स हैं और उस साइड पे आपकी 7 लेयर्स हैं। तो इनकी आपस में जो कोर रिलेशन है वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो पूछ लेता है जी कि डाटा लिंक लेयर के क्या किसके इक्विवेलेंट आती है वहाँ पे, उसमें TCP IP में क्या होती है, तो आप कहेंगे लिंक लेयर के बराबर आती है, या नेटवर्क एक्सेस लेयर कहते हैं उसको। नेटवर्क कहेंगे तो कहेगा जी कि वहाँ पे इंटरनेट कहते हैं उसको। ठीक हो गया जी? अच्छा, ये मोटे मोटे उसने जो है ना वो बताए हुए आपके पास ये जो हैं जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं एट वेरियस जो आपके TCP IP के ऊपर कहाँ पे या IP OSI मॉडल पे कौन से होते हैं। एक पहला आ रहा है FTP। HTTP का तो मैंने नाम आपको बता दिया है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ HTTP का, लेकिन वैसे HTTP होता है वेब की ट्रैफिक यूज़ के लिए। FTP के इसलिए यूज़ होता है फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, और इसके लिए कौन सी पोर्ट यूज़ होती है? पोर्ट 20 और 21 लेयर 4 के ऊपर। ठीक हो गया जी? टेलनेट क्या होता है? आपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर कम्युनिकेशन करनी है और आपने उसको एक्सेस करना है, उसके अंदर कोई काम करना है, तो उसके लिए आप टेलनेट यूज़ करते थे। उसकी जगह इसके लिए पोर्ट 23 यूज़ होती है। SNMP किस लिए यूज़ होता है? आपका जो नेटवर्क लगा हुआ है, ये सब के सब लॉग्स जो आपकी शेयर होती हैं, जो आपको एक पता चल जाता है कि कौन से नेटवर्क के ऊपर कौन सी जगह चीज़ ऑन है, कौन सी चीज़ ऑफ है, वो SNMP यूज़ होता है उसके लिए, नेटवर्क की मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है आपका। और ये 161 और 163 पे प्रॉब्ली शायद काम करता है। LPD का मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा कौन सा था। अच्छा, TFTP, ये लेयर में खास प्रोटोकॉल 69 पे काम करता है। ये आगे आपको एक वो टेबल भी थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए कि किस प्रोटोकॉल का पर कौन सी पोर्ट यूज़ होती है। ये ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, और इट इज़ यूज फॉर फाइल ट्रांसफ़र बिटवीन 2 जो सर्वर्स के दरमियान यूज़ होता है। SMTP जो यूज़ होता है, ये मेल जो आपकी वेब मेल होती है, इसके दरमियान जो Gmail वगैरह होती है, उसके लिए SMTP होता है। NFS है आपका नेटवर्क फाइल्स शेयरिंग, ये आपका विद इन कंप्यूटर जो है, अगर आपने ये यूज़ करना है किसी की फ़ाइल शेयरिंग के लिए इस्तेमाल करना है, कोई विंडोज़ का कंप्यूटर यूज़ करना है, प्रिंटर यूज़ करना है, तो उसके लिए NFS यूज़ होता है। और लेयर, ये वाली चीज़ आपको बस पता होनी चाहिए कि जो, अगर मैं आपको आसान के लिए बता दूं तो आपको पता होना चाहिए कि IGMP, IP और ICMP ये यूज़ होते हैं लेयर 3 के ऊपर। बाकी ज़्यादातर प्रोटोकॉल जो हैं वो आपके लेयर 7 के ऊपर ही आते हैं। वो थोड़े बहुत 1-2 आगे पीछे हो जाते हैं, बट वो अभी फॉर राइट नाउ फॉर दैट पर्पज़ फॉर ईजियर अंडरस्टैंडिंग आप बस अपने तौर पे ये समझ लें कि ये जो लेयर 3 के ऊपर अगर प्रोटोकॉल है वो IP, ICMP और IGMP यूज़ होता है। ICMP जो होता है पिंग के लिए यूज़ होता है। पिंग की कमांड किसी ने देखी है कि देखी हुई, यूज़ किया कभी? जब आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं तो देखते हैं कि क्या वो कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आप उसके लिए पिंग भेजते हैं उसको कि क्या वो जवाब देता है कि नहीं देता। वो आपके नेटवर्क में वो सब जगह पर सर्च करता रहता है, वो IP उसको मिलती है कि नहीं मिलती है। अगर उसको IP मिल जाए तो उसका जवाब देता है, उसको कहते हैं हम ये पिंग कहते हैं उसको। अगर ये चीज़ आपको अभी तक समझ आ गई है, 3 जो मैंने टेबल्स की बात की है और क्या क्या फ़र्क होता है मोटा मोटा एक एक लेयर के दरमियान,
ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई अभी और इसको थोड़ा आपने सही तरीके से पक्का कर लिया है, आगे की चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। देन यू हैव टू सी कि यही बस 3 टेबल्स बने हुए हैं, इन्हीं टेबल्स के साथ मैंने मैनिपुलेशन करनी है। कौन से अटैक में क्या काम होता है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ये जो अटैक है ये किस लेयर का अटैक है, कौन सा प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम कर रहा है, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। अच्छा, ये हम दोबारा वैसे कर रहे हैं इसको दोबारा एक दफ़ा कि जो लेयर 1 की डिवाइसेज हैं फिजिकल के ऊपर, वो ये हैं आपकी रिपीटर है, हब है और मॉडेम है। रिपीटर हब के बारे में तो हम बात कर चुके थे। मॉडेम का नाम किसी ने सुना हुआ है? हमारे ज़माने में तो मॉडेम ही होता था, अभी तो मॉडेम बिल्कुल ही वो ख़त्म हो गया है। क्या करता था मॉडेम? एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता था, डिजिटल को एनालॉग में करता था। मेन चीज़ ये थी कि आपकी जो ट्रैफिक है, पुराने ज़माने में फाइबर ऑप्टिक्स नहीं होती थी, आपके घरों में क्या चीज़ आ रही थी? तारें आ रही हैं, कॉपर फायर आई हुई है। उस कॉपर वायर के ऊपर से आपने डाटा को ट्रांसमिट करना है टू दी सर्वर। तो ये वो डिवाइस जो कि आपकी डिजिटल कम्युनिकेशन को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती थी ताकि वो उस वायर के ऊपर से गुजर जाए, दैट इज़ अ मॉडेम। अभी ये हम लेयर 1 के अंदर ही हम फिर रहे हैं, तो हम लेयर 1 की जो है वो जो टाइप्स ऑफ मीडिया है उसको भी देख लेते हैं। इसमें कोएक्सियल केबल है, ट्विस्टेड पेयर ऑप्टिकल फाइबर, और वायरलेस में आती है आपके पास रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या चीज़ होती है? IR जिसे कहते हैं। यूवी तो उसके ऊपर चली जाती है। लाइट की क्या कौन कौन से कलर होते हैं? स्पेक्ट्रम है ना पूरा। तो हमारे पास क्या पता है? रेड, येलो, ग्रीन, और ऊपर से आखिर में जाके ऊपर सबसे ऊपर वायलेट है, नीचे क्या है? सबसे रेड है, सबसे ऊपर क्या है? वायलेट। तो अगर आप वायलेट से ऊपर चले जाएं तो उसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट, जो कि नज़र नहीं आता आपको, और रेड से नीचे चले जाएं तो उसको कहते हैं इंफ्रारेड, लेस देन रेड। लेकिन ये पता कैसे चला था? कल परसों मैं कोई एक इंटरेस्टिंग ये डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो उसमें ये बताया था कि पहले लोगों को नहीं पता था कि लाइट लोग ये समझते 7 कलर्स में ही आती है जब आप प्रिज्म में से गुजारते हैं। तो देन ही प्लेस्ड डिवाइस जो कि हर एक स्पेक्ट्रम के लिए नोट करता, तो उसने देखा कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी थी वो इंफ्रारेड के, रेड से नीचे जो स्पेक्ट्रम था जहाँ पे लाया करती थी, जो आपको नज़र नहीं आ रही, जो आपकी आइज़ देख नहीं सकती, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर और सबसे ज़्यादा एनर्जी मौजूद थी। तो वो इसलिए वहाँ से लोगों को पता चला कि लाइट में 7 कलर्स नहीं होते, बाकी चीज़ें भी होती हैं, अंदर भी आते हैं। कोएक्सियल केबल देखी होगी किसी ने, अगर थोड़ा सा पुराना ज़माना होता होगा तो कोएक्सियल केबल जो घर में आपके आती है, वो जो केबल आती है टीवी पे जो लगती है आके, वो कोएक्सियल केबल होती है। ये शक्ल देखी हुई है कि देखी हुई? किसने नहीं देखी हुई? इसमें आपका जो ना इनर जो होता है वो जो है ना, ये सबसे जो नीचे दिया हुआ ये वाला, दिस इज़ व्हाट दी कैरीज दी कम्युनिकेशन, बाकी सब इसकी शील्डिंग है एट वेरियस लेवल्स। ठीक हो गया जी। ऑप्टिकल फाइबर क्या चीज़ है? OFC, लाइट के अंदर डाटा होता है, और ये ग्लास की होती है साथ ही वहाँ पे, और इसके अंदर ग्लास की होती है ऊपर से। और इसमें 2 वर्ड यूज होते हैं, एक मल्टी मोड और सिंगल मोड। किसी को फ़र्क पता है मल्टी मोड और सिंगल मोड का? सिंगल मोड ये होता है कि आप एक के ऊपर एक ही वेव सिग्नल भेजते हैं, एक ही वो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही है, और इट इज़ इन गीगाबिट्स। जो मल्टी मोड होता है उसमें आप 3 से 4 सिग्नल भेज सकते हैं, और हर एक के ऊपर आप जो है ना अपनी कम्युनिकेशन भेज सकते हैं। लेकिन मल्टी मोड का नुकसान ये है कि मल्टी मोड की जो है वो जो डिस्टेंस ट्रैवलिंग रेंज है वो कम हो जाती है। यहाँ पे दिया भी हुआ है कैंपस में डाटा सेंटर ट्रंक्स के लिए मेट्रो, अच्छा ये उल्टा से लिख दिया। वैसे लॉन्ग हॉल के लिए जो है वो सिंगल मोड यूज़ होती है, इट्स नॉट मल्टी मोड। लॉन्ग हॉल के लिए आपका सिंगल मोड यूज़ होती है। अच्छा जी, वायर्ड मीडिया पे हम जाते हैं तो इसमें आपके पास ये जो आपकी केबल यूज़ होती है आमतौर पे इसको ट्विस्टेड पेयर कहते हैं, UTP और STP। क्या फ़र्क होता है दोनों में? शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये जो आपकी जितनी भी केबल लगी हुई है आपके पास जो आपकी कम्युनिकेशन की यूज़ करें एक फ्रॉम एक PC टू दूसरे PC, दैट इज़ अ UTP केबल।
इसको UTP Cat 5 केबल जिसे कहते हैं, ये UTP Cat 5 केबल है, कैटेगरी 5 केबल है। Cat 7 भी है, Cat 8 भी है, बट हम आमतौर पे Cat 5 या Cat 6 चूज़ करते हैं हम अभी तक वहाँ पे। Cat 7 की इट ऑल डिपेंड्स कितना वो डाटा लेके जा सकती है। UTP और इसी तरह STP होती है। STP पे फ़र्क ये है कि वो शील्डेड होती है, उसके ऊपर उन्होंने कॉपर का जो है ना शील्ड चढ़ाया होता है ताकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसके ऊपर इंटरफेरेंस ना आ सके, क्योंकि वो सारा जो सिग्नल लेके जा रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेके जा रही है, तो अगर कोई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आ जाए तो इट शुड बी सप्रेस्ड। अच्छा जी, लेट्स मूव अहेड। लेयर 2 के ऊपर हमारी क्या क्या डिवाइसेस हैं? एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ब्रिज है, स्विच है और वायरलेस एक्सेस पॉइंट है। निक क्या होता है? ये तो जिन्होंने कंप्यूटर यूज़ किया है वो बताएं फिर। निक क्या चीज़ होती है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ठीक हो गया जी। ये एक हार्डवेयर की डिवाइस है जो इसके साथ आप कंप्यूटर को या नेट को कनेक्ट करते हैं। ब्रिज मैंने आपको बता दिया, ब्रिज जो है अभी वैसे ख़त्म हो गया, वो स्विच उसकी जगह पे आ गया हुआ है और बाकी ऐप के बता चुका हूँ। हाँ जी, यहाँ से काम स्टार्ट होता है जी ईथरनेट एड्रेसिंग के ऊपर। ये जो पहली 3 चीज़ें ना, ये जो 48 बिट्स हैं, एक हेक्साडेसिमल का जो नंबर है वो बाइनरी में कितने में कन्वर्ट होता है? 16 में। बाइनरी के अंदर कितने का वर्ड होगा? 16 होते हैं ना वहाँ पे। एक ये 4 जो है हेक्साडेसिमल जो है, ये कितनों में कन्वर्ट होगा आगे? ये किसी को बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्जन आती है? कैसे करते हैं? ये जो पहले 4 बिट्स है ना आपके, ये वाले, दिस इज योर बाइनरी ऑफ 4। कैसे है? ये पहले 0 के ऊपर क्या आ रहा है? 2 रेज़ टू पावर 0 0, 2 रेज़ टू पावर 1 भी, ये भी 0 की 0 हो गया, और यहाँ पे आ गया 2 रेज़ टू पावर 2 के ऊपर 1 लगा हुआ है, तो यानी कि 4 है। यहाँ पे ये कैसे 7 बन रहा है? 2 रेज़ टू पावर 0 के ऊपर ये 1 हो गया, ये आ गया 2, 2 + 1 3 और 3 + 4 7। तो हर एक हेक्सा जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू 4 डिजिट्स बाइनरी। इस वजह से आपका ये जो 48 बिट्स हैं ये कितने में कन्वर्ट हो गए? 48 डिवाइड बाय 4 कितना बनता है? 12। कितने बने? 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12। इस तरीके से 12 बिट बने हुए हैं आपके पास। तो आपका जितना भी जो ईथरनेट का एड्रेस होगा वो 12 बिट में आपको नज़र आएगा। हम कहेंगे उसको 48 बिट्स, लेकिन वो असल में क्या होगा? 24 + 24, सॉरी 12 बिट का होगा, जिनमें से ये जो पहले 6 बिट हैं ये यूनिक हैं टू दी वेंडर। हर एक वेंडर, सिस्को होगा, सिस्को हो गया, कोई IBM हो गया, कोई HP हो गया, उसकी जो डिवाइस होगी वो उसका जो उसके पहले जो 6 एड्रेसेस हैं वो सेम होंगे और अगले 6 जो हैं वो यूनिक होंगे हर एक के लिए। तो दिस इज़ हाउ ये आपका जो है ना, ये आपकी बाइनरी की, ये जो ईथरनेट की हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन होती है आपके पास। ठीक हो गया? अच्छा, ये जो एड्रेस है ना, जो FFFFFFFFF, ये एड्रेस कैसे बताते हैं आपको? ये कहाँ पे डालते हैं हम? ब्रॉडकास्ट एड्रेस का क्या मतलब है? क्यों करते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस? सालों को चला जाए। अगर आपको नहीं पता ना, शुरू में जब हम जाते हैं, जब हम आप नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, यू डोंट नो कि आपके, जो मैंने आपको पहला बताया था, जब स्विच ऑन हुआ और एक PC ऑन हुआ, उसको नहीं पता था कि इस पोर्ट के ऊपर कौन सा मैक लगा हुआ है। वो क्या करेगा? वो सबको ब्रॉडकास्ट करेगा कि मुझे बताओ तुम्हारे पास क्या क्या मैक लगा हुआ है। वो FFFF पे भेजेगा सबको, जो चीज़ आएगी वो FFFF पे करके भेज देगा, सबको भेज देगा। वो फिर अगला बताएगा कि जी कि ये मैक तो मेरा मैक है यहाँ पे, तो इसलिए प्लीज़ रजिस्टर मी एज दिस एड्रेस। दिस इज़ हाउ योर, ये जो पहला वाला टेबल है आपका वो बनता है, पोर्ट अगेंस्ट दी मैक एड्रेस जो है।
अगर आपने एक बंदे को भेजना है वो यूनिकास्ट होगा, अगर आपने सबको भेजना है तो मल्टीकास्ट होगा, अगर दो को भेजना है दो को नहीं भेजना तो वो आपका मल्टीकास्ट होता है। ये इथरनेट फ्रेम ये सामने आपके आ रहा है वहाँ पे। ये मैंने आपको क्या कहा था कि इसमें जो पहली चीज़ आती है वो आती है डेस्टिनेशन एड्रेस। ये कितने बिट का है, क्या लिखा हुआ है नीचे? 6 बाइट। कैसे थी? 1 बाइट कितनी की होती है बिट की? 8 बिट्स की। तो 8 6 48। सोर्स कितनी है? वो भी 6 का। पीछे डाटा सारा आ रहा है। और ये चीज़ मैंने आपको बताया था CRC, ये सिर्फ और सिर्फ ईथरनेट फ्रेम में होती है। इसका पर्पस क्या है कि आपकी इंटेग्रिटी को इंश्योर करे कि आपका डाटा जितना भी है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम आएगा तो यहाँ पे बता देगा। और यहाँ पे इससे पहले ये जो चीज़ होती है इसको कहते हैं प्रीएम्बल। प्रीएम्बल ये होता है कि सिंक्रोनाइजेशन के लिए अगले वाले को पता चल जाए कि आप पहले ना 101010 की एक काफ़ी ज़्यादा उसको एक वो भेजते हैं, एक इसको कहते हैं एक अरे भेजते हैं कि अगले को पता चल जाए कि वो अपने आप को सिंक्रोनाइज़ कर ले, क्योंकि दोनों अलग अलग क्लॉक्स पे काम कर रहे हो सकते हैं, कोई दोनों अलग अलग लिसनिंग मोड पे होंगे। तो ये द फर्स्ट 2 पोर्ट्स दे आर यूज फॉर सिंक्रोनाइजेशन। यहाँ से उसके बाद से यूज़ होता है आपका डेस्टिनेशन एड्रेस और सोर्स एड्रेस। और टाइप ये होती है कि कौन सा ये ARP, ये हम आगे देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें प्रोटोकॉल्स हैं। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये जो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है ये आपका क्या है? आपका पोर्ट अगेंस्ट दी IP, ये आपका एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है। दिस इज ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये IP अगेंस्ट दी ईथरनेट पोर्ट का एक जो स्विच के अंदर मेंटेन होता है या राउटर के ऊपर मेंटेन होता है। दिस इज विच टेल्स यू कि किस कौन सी IP को किस एड्रेस पे भेजना है। ये आपका IP एड्रेस आ गया आगे। ये मैंने आपको क्या कहा था, कितने बिट्स थे? 128 बिट्स। और ये आपके बाइनरी में दिया हुआ है कि जाके से पहले जो हैं आपके ये 4 ऑक्टेट हैं और हर ऑक्टेट में ये 8 बिट्स होते हैं। 8 बिट्स का क्या मतलब है? 256 तक जा सकता है वो, 255 तक, 0 से लेकर 255 तक होता है। तो ये आपके 4 ऑक्टेट हैं और इनके थ्रू आपको पता चलता है कि किस जगह से आपने किस जगह पे जाना है वहाँ पे आगे। तो 32 बिट का आपका टोटल ये एड्रेस होता है, जिसमें कुछ पोर्शन आपका होता है बताने के लिए किस नेटवर्क का है, और नेटवर्क से आगे जो अगले कुछ बिट्स होते हैं वो बताते हैं कि किस क्लाइंट के ऊपर जाना है। अब आपका जो इंटरनेट है, इट इज़ व्हाट? नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स, इट हैज़ अ लॉट ऑफ नेटवर्क्स। तो जो आपका पहला जो कुछ बिट्स होते हैं वो हम आगे देखते हैं कि कौन से होते हैं। वो बताते हैं कि कितने कौन से वाले नेटवर्क पे जाना है। उस नेटवर्क पे पहला वाला पहुंचाता है, उसके बाद से अगले वाला जो बताता है कि इस नेटवर्क में किस क्लाइंट के पास जाना है आपका। तो वो पहले से डिफाइंड होता है आपके पास कि टाइप ऑफ एड्रेस के ऊपर कि ये क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, ये डिफाइन करते हैं कि कौन सी IP को किधर से पहुंचाना है आपने। ये आपके पास आ जाते हैं क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E नेटवर्क्स। क्लास A में क्या होता है कि सिर्फ जो पहला ऑक्टेट होता है वो सिर्फ नेटवर्क के लिए डिफाइन करता है। ठीक है। क्लास B में क्या होगा कि पहले 2 जो ऑक्टेट थे वो बताते हैं आपके नेटवर्क के बारे में, और आखिरी 2 जो हैं वो बताते हैं आपको किसके बारे में? क्लाइंट के बारे में। और क्लास C में 3 वाले बताते हैं और आखिरी 2 जो होते हैं वो आपके बताते हैं आपको क्लाइंट के बारे में। ये किस को पता है? हाथ खड़ा कर सकते हैं? आपको 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 3 बंदों को, बाकी जो थे उनको ये क्लास वालों को नहीं पता। प्राइवेट IP और पब्लिक IP का फ़र्क पता है बाकियों को जो जिन्होंने काली लिनक्स इंस्टॉल की हुई है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट IPs? नहीं पता? देखो, बिल्कुल गुड। प्राइवेट IP लोकल के लिए होती है और उसके बाद से जो पब्लिक होती है वो पूरी उसके वर्ल्ड के लिए यूज़ होती है वहाँ पे। ये मैंने आपको कहा कि 10.0
0.0.0 या 11.0.0.0, ये कौन सा एड्रेस बनता है? क्लास ए। उसके बाद से आपका होता है 127 वाला लिखा हुआ है साथ ही आगे से, फिर 192, वो ये तो प्राइवेट आ गए ना आईपीज़। इसके अलावा कौन से होते हैं? 6.1, ये सारी प्राइवेट आईपीज़ हैं। क्लास ए में जो है ना सिर्फ ये वाला पहला वाला जो है ना ये बताएगा नेटवर्क के बारे में। शुरू में आप देखेंगे, सिर्फ देखेंगे ये वाला देखेंगे और देखेंगे क्या ये कहाँ पे जा रहा है। यू विल जस्ट डिसाइड अपॉन दिस कि नेटवर्क कहाँ पे जाना है। आगे यहाँ से आपको पता चलेगा कि क्लाइंट कौन सा है। इसका फ़ायदा और इसका और यहाँ पे ये है कि जो दूसरा क्लास बी होगा उसमें पहली दो जो आईपीज़ हैं वो आपको बताएंगी नेटवर्क के बारे में और आखिरी दो बताएंगी क्लाइंट के बारे में। और क्लास सी में पहली तीन बताएंगी नेटवर्क के बारे में और आखिरी बताएगी सिर्फ क्लाइंट के बारे में। अब किस में ज़्यादा क्लाइंट होंगे और किस में कम क्लाइंट होंगे? सबसे ज़्यादा क्लाइंट किस में हो सकते हैं? किस में? ए में क्या होगा? क्लाइंट ज़्यादा होंगे। क्लास बी में बराबर होंगे और क्लास सी में क्या होंगे? नेटवर्क ज़्यादा होंगे और क्लाइंट्स कम होंगे। मैक्सिमम कितने क्लाइंट हो सकते हैं इसके अंदर? कोई बता सकता है? वो असल में होता है 2⁸ -2 आप जो कह रहे हैं, वैसे तो पहले फ़िलहाल ये कर लेते हैं 256 पे हम बात कर लें। 2⁸ क्या होते हैं? क्योंकि 8 बिट्स हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 0 1 नहीं हो सकता। ये जो बाइनरी के हिसाब से ये जो इसके जो परमुटेशन बन सकती हैं वो टोटल 256 बन सकती हैं। अब यहाँ पे आप एक एड्रेस रखते हैं ब्रॉडकास्ट के लिए और एक नेटवर्क का अपना एड्रेस होता है, तो टोटल आप मैक्सिमम जो है वो 254 क्लाइंट्स बना सकते हैं क्लास सी के अंदर। इसके अंदर कितने बना सकते हैं आप? 2⁻16 -2, ठीक हो गया जी। और इसमें कितने बना सकते हैं? 2⁻24 -2। एज अगेंस्ट ये चीज़ आप उल्टा कर लें, क्लाइंट 2⁸ थे और नेटवर्क कितने बनेंगे इसमें? 2⁻24 -2, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे भी सेम, सॉरी हाँ 16 हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा और यहाँ पे 2⁸ -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो चलते हैं वहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा आमतौर पे आप किस में रखते हैं? अगर आपका नेटवर्क ऐसा है कि जहाँ पे आपने क्लाइंट ज़्यादा बने हुए हैं तो आप क्लास ए की तरफ जा रहेंगे, अगर दूसरी तरफ जा रहे हैं तो आपके पास क्लास सी की तरफ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको कि नहीं? क्लास ए बी और सी में फ़र्क देखिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी आगे यूज़ होती है उसके बाद से, क्योंकि आईपी एड्रेस आपके पास आ जाता है और फिर आपके पास प्राइवेट आईपी एड्रेस आया होता है और आप कहते हैं जी कि ये तो मैं इसको पिंग क्यों नहीं कर सक रहा या मैं इसको एक्सेस क्यों नहीं कर सकता। आईपी से आपको बड़ा कुछ पता चल जाता है। क्लास ए बी सी डी तो क्लियर है ना? अब ये एक नोटेशन थी हमारी जिसके हिसाब से हम कर रहे थे, क्लास ए भी हो सकता है, क्लास बी भी हो सकता है, क्लास सी भी हो सकता है, क्लास डी भी हो सकता है। एक उसमें आगे यूज़ होता है क्लासलेस। अब ये मेरे ख्याल से सामने आ रहा है कि आपके पास नेटवर्क आईडी इतनी है क्लास ए में, क्लास बी में इतनी आ रही है, क्लास सी में इतनी आ रही है, और मल्टीकास्ट जो इसको कहते हैं जिसमें तमाम के तमाम यूज़ हैं वो ये मल्टी क्लास वाला, और ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप उन्हें रखा हुआ है क्लास सी, लेकिन हम क्लास ए बी सी में ही ज़्यादातर खेलते हैं वहाँ पे। अब इसमें आपके पास क्या प्रॉब्लम आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपके पास वो हो सकता है कि आपके क्लाइंट जो हैं वो 255 की जगह 270-80 हो गए हैं आपके पास, ठीक है। तो आपके पास क्या सूरन, अगर उसमें क्या जाना पड़ेगा आपको? क्लास बी की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन नेटवर्क आपके पास बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही हुआ कि नहीं होगा? तो आप ये करते हैं कि जो बीच वाला ऑक्टेट है उसको भी डिवाइड कर देते हैं। आप कहते हैं कि जी आई डोंट से क्लास ए बी सी डी, आई से फर्स्ट 18 बिट्स आर फॉर 8 की जगह पे पहले 10 बिट्स हैं या पहले 18 बिट्स हैं, वो नेटवर्क को डिफ़ाइन करते हैं, और अगले जो 14 हैं वो बता रहे हैं आपको ये कि क्लाइंट्स कौन से आते हैं।
इसके लिए जो चीज़ यूज़ होती है उसको हम कहते हैं सबनेट मास्क। सबनेट मास्क के अंदर वो लिखा हुआ होता है, वो आपको बताता है कि हाउ मैनी बिट्स आर फॉर दी नेटवर्क एंड हाउ मैनी बिट्स आर फॉर दी क्लाइंट। तो आपके पास अक्सर आपने सुना होगा ये /24 का नेटवर्क है, ये /30 का नेटवर्क है, ये /28 का नेटवर्क है। व्हाट डज इट मीन? /30 का मतलब ये है कि आपने पहले 30 बिट जो हैं वो आपने रखे हुए हैं नेटवर्क के लिए और आखिरी 4 बिट रखे हुए हैं फॉर क्लाइंट्स। आपका /14 का मतलब ये है कि पहले 14 नेटवर्क के लिए और अगले जो हैं आपके 16 × 2 18 वो आपके पास होंगे फॉर दी क्लाइंट्स के लिए। कुछ समझ आ रही है कि नहीं? एक आवाज़ आई है, बाकी सब लगता है कंफ्यूज हो गए हैं। वैसे बहुत कंफ्यूजन होता है बाद दफ़ा बैठ के, क्लासलेस और क्लास फुल वाले जो एड्रेसेस हैं। अगर ये चीज़ सीसी में नहीं आएगी आपके पास, लेकिन ये नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है आपके पास जो पता होना चाहिए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क एड्रेसेस और उनकी क्या क्या वो हैं, उनका हाउ डू दे ऑपरेट। अच्छा, अब इंटरनेट पे क्या मसला हुआ? 2⁻32 का क्या मतलब होता है? कितने एड्रेसेस बनते हैं आपके पास? कोई 16 लाख में कितने बनते हैं यहाँ पे? 1 मिलियन समथिंग बनते हैं। कोई कैलकुलेट कर लेते कभी व्हाट इज 2⁻32? ये फिगर आ रहा है 429496। मैं लिख देता हूँ, कोई 4.2 बिलियन एड्रेसेस बन रहे हैं आपके पास यहाँ पे इसके ऊपर 6 के हिसाब से। तो 4, इसका क्या मतलब है कि मैक्सिमम आईपी एड्रेसेस कितने हो सकते हैं? 4.2 बिलियन। ऐसे है कि नहीं? इससे ज़्यादा तो नहीं आईपी एड्रेस हो सकते ना। अब प्रॉब्लम क्या आया? प्रॉब्लम ये आया कि शुरू में तो उन्होंने सोचा यार इससे ज़्यादा तो नहीं आईपी एड्रेसेस हो सकते, क्या करें। तो बहुत दुनिया फैल गई, इंटरनेट फैल भी गया, तो इसलिए उन्होंने 128 बिट का रखा है। दे सेड 4.829 इज़ द मैक्सिमम लिमिट जहाँ तक आपका जो है नेटवर्क फैल सकता है। व्हाट हैपेंड? इंटरनेट इतना फैल गया, इतनी डिवाइसेस आ गई कि ये भी एड्रेसेस कम पड़ना शुरू हो गए। दे वर अनएबल टू गेट ईच एंड एवरी वन सेपरेट पब्लिक आईपी एड्रेस। तो उन्होंने क्या किया उसके लिए? उन्होंने कहा कि यार ऐसे करते हैं, हम पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस बना लेते हैं। पब्लिक आईपी एड्रेसेस और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस में ये है कि आपने, उन्होंने ये जो 3 रेंज नहीं दी आपको 10.0.0 ये वाला और ये वाला किसी नेटवर्क को नहीं मिलेगा। ये आप इंटरनल अपने नेटवर्क के ऊपर लगा सकते हैं। कोई भी बंदा किसी भी टाइम पे अपने नेटवर्क के अंदर ये वाला एड्रेस उठा के लगा सकता है। लेकिन जो बाकी एड्रेसेस हैं वो सब के सब पब्लिक होंगे, जो कि किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा और वहाँ से आपको पब्लिक आईपी देगा। जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो आपकी जो पब्लिक आईपी होती है वो चेंज होती रहती है। अगर किसी ने देखा होगा वहाँ पर जाके whatismyip.com, लेकिन जो आपकी प्राइवेट आईपी है ये सेम रहती है। तो ये इस चीज़ का मकसद क्या था? मकसद यही था कि अब इसकी वजह से फ़ायदा क्या हो गया? अब ये इन्वेस्टर हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, एक लाइन लगा हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर कोई 150-200 कंप्यूटर लगे हुए होंगे, हम सब कनेक्ट हुए हुए हैं। अब इन 150-200 कंप्यूटर जो हैं वो, उनको अलग अलग प्राइवेट आईपी की ज़रूरत नहीं है और पब्लिक आईपी की ज़रूरत नहीं है, वो प्राइवेट आईपी के थ्रू चले जाएंगे। अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि इस टाइम हमारी आईपी क्या है, ये मेरे सामने आ रही है आपको 172.168.108.102। ये क्या हमारी, और इसके नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है? ये क्लास सी है क्या? ये क्लास सी है या क्लास लेस है? क्योंकि क्लास सी होता तो क्या होता? 255.255.255.0। ये 252 का क्या मतलब हुआ कि क्लास लेस है। और इसके अंदर कितने बिट का है? ये जो है आपका जो सबनेट मास्क है ये
8 जमा 1 9 बिट होगी, 9 होंगे या 10 होंगे पब्लिशर। 252 का मतलब ये है 3 1 2 3, हाँ ये 9 या 10 बिट का जो है ना आपके पास वो आ रहा है, ये नेटवर्क है। तो इट इज़ अ क्लासलेस नेटवर्क जो कि आपके सामने आ रहा है, और आपको ये वाली आईपी मिली हुई है। अब सब के सब जितने भी लोग होंगे यहाँ पे, आप जो भी कनेक्ट हुए हैं अपने आईपी कन्फिग की कमांड डालें तो आपको आईपी नज़र आ जाएगी, इसी सब नेट में से मिली होगी, 172.16 के में से कोई मिली होगी, जिन जिन के पास पीसी पड़ा हुआ है। और ये नीचे एक देखें लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट गेटवे, इसका क्या मतलब है? डिफ़ॉल्ट पाथ। अगर हमारी कोई ट्रैफिक यहाँ से नहीं जा रही, जिसका एड्रेस उसको नहीं पता, तो फिर वो कहाँ पे भेजेगा? इस एड्रेस पे भेज देगा। और हम सब के सब क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर इंटरनेट के ऊपर जा रहे हैं, हम सब के सब पब्लिक आईपीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम किस आईपी की तरफ जाते हैं? ज़्यादातर इस आईपी की तरफ जा रहे हैं, 172.16.111.254। ठीक हो गया जी? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब एक और टेबल आ गए यहाँ पे हमारे पास, जो हमने 3 टेबलों की बात की थी। अब एक और प्रॉब्लम आ गया। अब पब्लिक आईपी के ऊपर हम आपस में तो बात कर सकते हैं, लेकिन जब हमने किसी लोग से बात करनी है प्राइवेट आईपी के, पब्लिक आईपी के ऊपर, तो हाउ डज दी प्राइवेट आईपी नो कि हम पब्लिक आईपी पे जाएंगे, तो उसको प्राइवेट आईपी से पब्लिक आईपी की तरफ कैसे जाएंगे आप? तो क्या करेंगे उसके लिए? सॉरी, नेट यूज़ करेंगे। नेट क्या होता है जी? उसके अलावा कोई बता सकता है तो? बिल्कुल, नेट जो है इट इज़ नथिंग, इट इज़ अनदर टेबल जो कि बना हुआ है, जो कि बता रहा है कि ये प्राइवेट आईपी जो है इस पब्लिक आईपी के साथ जुड़ी हुई है। और उस टाइम पे जब आप कनेक्ट होते हैं तो उस टाइम पे जाके जो उसको पब्लिक आईपी, अब वो उसमें डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कुछ में पक्का कर देता है कि जब भी ये प्राइवेट आईपी आएगी तो उसको ये वाली पब्लिक आईपी दे दूँ, या वो ये भी कर सकता होता है कि एक पूल ऑफ आईपीज़ मौजूद है, उन पूल ऑफ आईपीज़ में से कोई ना कोई आईपी देता रहेगा। ठीक हो गया जी? दिस इज़ व्हाट नेटिंग इज़, यू आर कनेक्टिंग अ पब्लिक आईपी विद अ प्राइवेट आईपी, दिस इज़ व्हाट नेटिंग इज़। और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसको, ये एक अलग टेबल है आपके पास जो नेट टेबल जिसे कहते हैं वहाँ पे, कि पब्लिक को प्राइवेट के साथ कैसे जोड़ना है। Required by devices and hosts that connect directly to the internet must be globally unique और routable on network और assigned by आईना। और ये आईना एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर एक सेटअप के लिए बनाई हुई है उन्होंने, जो कि ये आपको आईपीज़ अलॉट करती है। प्राइवेट आईपी जो है इंटरनेट के ऊपर नहीं जा सकती। यही रूल, यही 4 जो आपके पास दिए हुए हैं, इन्हीं में से हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। कैन बी असाइंड लोकली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एंड मस्ट बी ट्रांसलेटेड टू एक्सेस दी नेटवर्क, जिसके लिए हम क्या करते हैं? नेट इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आई एम हैप्पी कि आप में से लोगों ने कुछ चीज़ें यूज़ की हुई हैं। ये बेसिक्स ठीक नहीं होंगी ना तो आगे काम नहीं चलेगा उसके बाद। फिर अगर सही जाने ना तो फिर बेसिक्स आपकी ठीक होनी चाहिए वहाँ पे। क्लासफुल, क्लासलेस, अभी अक्सर कई दफ़ा होता है ये प्राइवेट आईपी एड्रेस मिल जाता है आपको और आप बड़े खुश होते हैं, जी प्राइवेट ये तो मिल गया, मुझे एड्रेस मिल गया, और ये तो पता नहीं फलानी जगह से मैं ये कर लूँगा। और भाई प्राइवेट आईपी के एड्रेस को क्या करना है? पब्लिक वाला आपको चाहिए वहाँ पे। या आप देयर आर पीपल आर वेरी कंफ्यूज अबाउट बेसिक थिंग्स, ये बेसिक ज़रूर पता होनी चाहिए आपको। सॉकेट जो होता है वो आपका होता है यूज़ आईपी प्लस पोर्ट को मिला के जो चीज़ बनती है, डेट इज़ योर सॉकेट। अब मैंने आपको क्या कहा था कि आईपी क्या बता रही है आपको कि आपने इनोवेस्टा में पहुंच जाना है। इनोवेस्टा में किस कमरे में जाना है वो कहाँ बताएगी आपको? पोर्ट बता रही है। आईपी ने आपको ये बताया कि आपने ये वाली ट्रैफिक है, इसको उस वाले एड्रेस पे पहुंचा दो, वहाँ पे नेक्स्ट एड्रेस के ऊपर। वहाँ पे जब पहुँचेगी तो वहाँ पे आपने जो भेजी थी ट्रैफिक, HTTP की ट्रैफिक भेजी थी, तो वो पोर्ट 80 की थी। क्या मैंने बताया था पोर्ट कौन सी यूज़ होती है HTTP के लिए? पोर्ट 80 या 443 होती है जो कि HTTPS होती है। तो पोर्ट प्लस योर
IP address, they get together and they are known as socket. इसका यूज़ करते हैं हम फॉर ये जो नेटवर्क के लिए। तो कि और एक 5 ट्यूपल का वर्ड बहुत यूज़ होता है आपके पास। 5 ट्यूपल का नाम सुना है कभी आपने नेटवर्क के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर? 5 ट्यूपल 5 ट्यूपल 5 ट्यूपल क्या चीज़ है? 5 ट्यूपल इज़ योर काइंड ऑफ, किसी ने कभी वो सुना है ये जो CDR का नाम सुना है किसी ने आज तक कभी? ये जो फ़ोन आता है उसके साथ लिखा हुआ होता है कि ये फ़ोन आपने इसको फ़ोन किया, ये नंबर था और इस टाइम पे आपने बात की और इतने मिनट के लिए बात की। देखा हुआ क्या? देखा हुआ आज तक? CDR का नाम सुना हुआ क्या? सुना हुआ? कॉलर डाटा रिकॉर्ड जो होता है। तो ये जो IPs के लिए जो आपकी जो CDR है वो आपकी होती है, इसको 5 ट्यूपल कहते हैं, जिसमें आपके पास होता है सोर्स IP, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन IP, डेस्टिनेशन पोर्ट along with the time. These are the 5 tuples. Tuple is a row. हाँ, रो ही होती है, ठीक है। ये आपके 5, जब भी आपकी यूज़ करना है ना, आपने किसी नेटवर्क को अपने आप को लॉग्स को देखना है, तो यू नीड टू सी कि किस बंदे ने किस पोर्ट पे किससे क्या बात की। ये बेसिक चीज़ है जहाँ से स्टार्ट होता है काम आपका 5 ट्यूपल्स। और पोर्ट किस लेवल पे काम करती है आपकी? पोर्ट पे किस लेयर पे काम करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। गुड। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या चीज़ कहते हैं उसको, जो पैकेट होता है उसको क्या कहते हैं? सेगमेंट। ठीक हो गया जी। अब यही वाली बात वो बता रहा है कि जी के लैंग्वेज जो है ना, पोर्ट्स जो है ना, वो आपको बताती है कि कौन सी बिल्डिंग के अंदर किस कमरे में अंदर जाना है आपने। IP एड्रेस ने आपको बताया, एड्रेस बताया, पोर्ट नंबर ने बताया कि किस अपार्टमेंट में जाना है, और प्रोटोकॉल वो है कि कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है। अब अगर HTTP की ट्रैफिक होगी तो ऑटोमेटिकली पोर्ट 80 पे जाएगी और आगे IP उसको बताएगी किस एड्रेस पे जाना है। पोर्ट 443 जो है वो आपको बताएगी कि जी HTTPS की इंक्रिप्टेड है, और पोर्ट 25 SMTP की ट्रैफिक होती है। 127 का कोड होता है, और ये यूज़ होता है कि आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है कि डिवाइसेस को अपने आप से लिंक कराने के लिए, कि आपको पता चल जाए कि अगर आपने 1 to 7 के साथ करेंगे तो यू नो। आम तौर पे जो मैंने इसका यूज़ देखा है वो ये देखा है कि आपके एक राउटर है या कोई चीज़ है, उसकी 5-6 पोर्ट्स होती हैं आपके पास, और हर पोर्ट को आपने अलग अलग IP एड्रेस दिए होते हैं किसी न किसी लिहाज से। अब आपने उसको देखना है कि आप उसको एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो आपको एक लूप बैक एड्रेस उसका डिफाइन कर देते हैं कि सब की सब ये पोर्टें हैं, ये मिलके इस डिवाइस के साथ ये वाली IP बनती है, तो पूरी डिवाइस की IP आपको मिल जाती है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक डिवाइस थी जिसके पास 2 पोर्टें लगी हुई थी, एक पोर्ट का IP था 192.168.1. फलाना और दूसरे का कुछ और था, अगर एक वाला लिंक सेवर हो गया तो आप उस पर पिंग करेंगे तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप इस लूप बैक एड्रेस पे पिंग करेंगे तो आपको दोनों में से जो भी लिंक मौजूद होगा वो आपको जवाब दे देगा। DHCP सर्वर का नाम आ रहा है। DHCP क्या चीज़ होती है? गुड। IP क्या करता है? देखो, आप एक नेटवर्क पे कनेक्ट हो रहे हैं, एक ऑप्शन ये है कि आप हर एक डिवाइस के ऊपर जाएं और उसके ऊपर अपनी IP डालें। एक ऑप्शन यही है ना, स्टैटिक IP के डालें, उसके ऊपर डालें, यहाँ पे इसके ऊपर ये IP है। मैंने इसके ऊपर ये IP नहीं डाली थी 172.168. जो भी मैंने अभी आपको दिखाई थी, जो अभी नज़र आ रही है मुझे। हाउ डिड इट गेट दिस IP? हु गेव दिस IP? DHCP सर्वर से इस्तेमाल हुआ था। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही किसी को, कि थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है? या जब मैं पूछता हूँ आपसे क्या कुछ किया हुआ है तो आप कहते हो मैंने जो ना दुनिया फतह की हुई है। जब मैं पूछता हूँ कि यार ये बता दो कि वो नीचे पहली बिल्डिंग का नाम क्या है, तो उसके बाद से वहाँ पे आप खामोशी हो जाती है। फिर हैं ख्वाहिशें ये हैं कि जी कि मुझे बता दो कि एक दफ़ा जाके कि मैंने नासा को कैसे हैक करना है, और ये नहीं पता कि ये DHCP क्या होता है। बताएं ना यार, DHCP क्या होता है अगर आपको इतना यू आर सो कॉन्फिडेंट। बिकॉज दीज ऑल अटैक्स विल हैपन आफ्टरवर्ड्स। ये पोर्ट आपको पता चलेगी प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, फिर इसको एक्सप्लॉइट कर सकोगे ना, वरना कैसे कर सकते हैं आप? व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस प्रोटोकॉल?
HTTP क्या करता है, SMTP क्या करता है, उसका काम क्या है, वो किस पोर्ट पे काम करता है। अगर इस पोर्ट पे आपको ट्रैफिक ज़्यादा आ रही है तो उसको आपको क्या पता चलेगा कि वो क्या हो रहा है, किस जगह पे अटैक हो रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, किस प्रोटोकॉल के थ्रू आपके अंदर वो घुसा है कंप्यूटर के अंदर, इसी से ही पता चलेगा ना, और किससे पता चलेगा। आप बता दें DHCP क्या होता है। गुड, ये चीज़ ऑटोमेटिकली, और ये पब्लिक IP साइन करता है कि प्राइवेट IP साइन करेगा, प्राइवेट IP। गुड। तो ये जो DHCP का जो प्रोटोकॉल है, इसका पर्पस सिर्फ ये है कि आपको IPs ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है ताकि आपको मसला ना हो नेटवर्क को कनेक्ट करके हर एक PC पे जाके खुद कनेक्ट करने के लिए। नेट के बारे में हम बात कर चुके हुए हैं कि नेट का काम क्या था, कि आपने नेट का काम क्या था कि आपकी पब्लिक IP थी, उसको आपने कन्वर्ट किया। ये 172 वाली जो, अच्छा ये प्लीज़ इसको आपने याद जरूर रखना है, ये 3 जो है ना, दिस इज़ टू बी रिमेंबर्ड बाय हार्ट, कि 3 कौन से सबनेट्स हैं जो कि पब्लिक IP या प्राइवेट IP काम करते हैं। 10 वाला, 172 वाला, 192 वाला, ये 3 है जहाँ पे ये 3 है आपके प्राइवेट IPs को यूज़ करने के लिए। तो प्राइवेट IPs आपकी हमेशा इन्हीं के दरमियान खेली जाएगी उनके साथियों पे। और नेटिंग क्या कर रही है आपके पास, वो कन्वर्ट कर रही है आपकी प्राइवेट IP को पब्लिक IP के अंदर, और प्राइवेट IP को पब्लिक IP के अंदर। कोई कंफ्यूजन इस बारे में अभी तक, कोई डाउट? IPv6 ये क्या चीज़ है? मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, IPv4 में क्या प्रॉब्लम था, एड्रेस की शॉर्टेज। तो कैसे पूरी हो सकती है वो फिर, IPv6 कैसे पूरी करेगा? पहले कितने के बिट का था वो, 32 बिट का, अभी कितने कर दिया हमने, 128। तो 2 raised to power 128, वहाँ पे था 2 raised to power 32 IP एड्रेसेस आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे कितने हैं, 2 raised to power 128। यू कैन कम आपके कितने ज़्यादा, ये बिलियंस क्या ट्रिलियंस में पता कि जाके बात आएगी आपके पास, ये जो आपके नंबर ऑफ IP एड्रेसेस अभी आपके पास मौजूद हैं। तो ये अभी इम्प्लीमेंट अगर ये हो गया सही तरीके से, जो हो रहा है साथ साथ, तो फिर आपको ये पब्लिक और प्राइवेट IPs के इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। अभी तक उनका यही ख्याल है कि हर डिवाइस जो आपकी होगी वो ये नेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, हर IP जो है वो इंडिपेंडेंटली आपको कनेक्ट कर लेगी आपके पास। अच्छा, इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि अब आपके ना स्लैक का वर्ड यूज़ होता है SLACC। उसमें क्या करते हैं कि आपकी जो मैक का जो है ना, मैक कितना था बिट का, 48 बिट्स का, तो 48 बिट्स वो बीच में डाल देते हैं आपके हर एक IP एड्रेस के साथ, और बाकी कितने रह गए आपको 48 - 132 128 80 बिट्स, बाकी 80 बिट्स का आपका नेटवर्क रह जाएगा। 48 बिट्स का आपका जो है वो ये आ जाएगा, मैक एड्रेस आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका असाइन हो जाएगा हर एक पोर्ट को एक IP एड्रेस। तो दुनिया में जितनी भी IP हैं उनके सबके साथ हम ये लगा लेंगे, ये पोर्ट्स लगा लेंगे। तो इसका अब अच्छा, यहाँ पे ना अक्सर के सही दफ़ा सवाल आते हैं। अभी आप ये देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपका ये क्या है, आपको लगेगा क्या ये IPv6 है। कई दफ़ा ना आपको ये दे देगा कुछ 6 बिट का दिया होगा, ये 6 फिगर लिखे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा, मैक। और अगर 128 बिट का मतलब कितने फिगर बनते हैं, 128 डिवाइड बाय 4 करें कितना बनता है, 32। तो 32 बिट का अगर आएगा तो क्या होगा, वो IPv6। लेकिन यहाँ पे भी मेरा एक IPv6 आ रहा है, ये 32 बिट नहीं दिया हुआ है, कम दिया हुआ है। नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें इसी ने इसका भी एक IPv एड्रेस दिया हुआ है साथ ही,
कि इसके साथ साथ वो ऑटोमेटिकली दे रहा है। और ये कितने बिट आ रहा है, ये मेरे ख्याल से कोई 18-20 होगा, ऐसे ही है। नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? FE80 और ये कितने, 4 जमा 4 8, 8 जमा 4 12, 12 4 16, 16 और 4 20, 32 की जगह 20 के करीब भी आ रहा है, ऐसे ही है। लेकिन इसके बीच में आपको ये चीज़ भी नज़र आ रही है, डबल कॉलन। अभी हम इस पर नहीं जाते क्या चीज़ है, क्यों है, लेकिन आपको ये बताओ, क्योंकि पेपर में इस तरह का सवाल वो दे देता है कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाए, जब अगर 6 बिट का आता है ना तो आपको कहेंगे क्या कि ये पूछ लेगा सवाल आपसे कि ये मैक एड्रेस है या ये IP है या ये IPv6 है, क्या है। तो अगर 6 बिट लिखे होंगे तो यू शुड बी वेरी क्लियर इट इज़ एन मैक एड्रेस। लेकिन अगर इस तरह का डबल 32 बिट होगा या बीच में इस तरह का कोई डबल कोलन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये एक IPv6 एड्रेस है। ठीक हो गया जी? एनी डाउट? पूछ लें, वो आगे से चलते हैं, फ़ायदा कोई नहीं होता उसके, जब टाइम लग ही रहा है यहाँ पे तो फ़ायदा भी हो, खुद अपने शौक़ से आए हुए हैं आप लोग सारे। देखिए बेसिक्स, हमारा मसला ये है कि हमें बेसिक पता नहीं होती और हम कहते हैं कि दुनिया फ़तह कर लें। बेसिक्स होना बहुत ठीक है ज़रूरी, जिसकी बेसिक्स ठीक होती हैं उसके बाद से आगे चीज़ें आसान हो जाती हैं। यहीं से हम आगे चलेंगे और उसके बाद से जब आपने आगे भी जाना है तो अब आपके पास एक अटैक आएगा, DHCP स्टारवेशन अटैक। ये क्या हो सकता है? सॉरी, लीव एक्सपायर हो जाए, मतलब उसका एक पास एक DHCP का मतलब क्या होता है कि उसके पास एक IP का पूल होगा, उसी पूल से सबको डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप ये कर दें कि आप एक ही डिवाइस, मेरी डिवाइस बार बार लिंक करना शुरू कर दे DHCP वाले के पास और से कहे कि यार कि मुझे IP एड्रेस दे दो, IP एड्रेस दे दो, IP एड्रेस दे दो, मैं एक IP एड्रेस मांगना चाहता हूँ, वो आपको बार बार IP एड्रेस देना शुरू कर देगा। तो उसके बाद जो लेजिटिमेट यूज़र आएगा वो IP एड्रेस मांगेगा तो उसको नहीं दे सकेगा वो, तो वो नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकेगा। जब वो नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, उसको अवेलेबिलिटी नहीं मिली, CIA क्या हुआ, ख़राब हो गया। तो दिस इज़ DHCP स्टारवेशन अटैक। तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि DHCP काम कैसे करता है और वो पब्लिक प्राइवेट IPs में उसने एक पूल रखा हुआ है, उस पूल से वो आपको दे रहा है, एंड एज अ अटैकर व्हाट इज़ योर अटेम्प्ट कि आप उसको डिफरेंट टाइम पे वो देते रहें, रिक्वेस्ट भेजते रहें एक नया यूज़र बन के कि आई वॉन्ट अनदर IP, आई वॉन्ट अनदर IP, आई वॉन्ट अनदर IP। तो आपको सारी IP आप खुद पकड़ लें और जो लेजिटिमेट यूज़र है उसको IP नहीं मिलेगी। जब उसको IP नहीं मिलेगी, ही कैन नॉट कनेक्ट टू द नेटवर्क। तो व्हाट इज़ हैपनिंग, आपने उसकी अवेलेबिलिटी ख़त्म कर दी। ऐसे ही हो गया कि नहीं? इसी तरीके से मैंने आपको एक प्रोटोकॉल बताया था, इसका नाम था DNS। DNS क्या करता था, डोमेन नेम सर्वर। वो मैंने आपको एक टेबल बताया था, वो क्या कर रहा है, एक तरफ क्या है IP है, एक तरफ क्या है उसका जो एड्रेस है कि google.com या don.com या वट एवर, कोई भी IP एड्रेस है, कोई भी वो है, उसके अगेंस्ट उसने एक रिकॉर्ड रखा हुआ अपने पास। अगर मैं एक रोग DNS सर्वर बन के आ जाऊँ, आपके पास होता ये है कि आपके पास जो एक पोर्ट 53 के ऊपर अगर आपने कोई एड्रेस पूछते हैं उससे, जो आपके पास एड्रेस नहीं मौजूद, वो आपको अगर आप यहाँ पे टाइप करते हैं जो कि सिस्टम के पास पहले से मौजूद नहीं है, इसके अपने लोकल DNS रिजॉल्वर के ऊपर कि इसके अगेंस्ट कौन सी IP लगनी चाहिए, तो वो एक रिक्वेस्ट लॉन्च करता है टू दी DNS सर्वर्स कि मुझे बताओ ये मेरे यूज़र ने मुझसे ये वाला एड्रेस मांगा है, टेल मी व्हाट इज़ इट्स IP, व्हाट इट्स IP इज़। वो लॉन्च करेगा, उसे पूछेगा। आप उस टाइम पे आप एक रोग DNS सर्वर बन के बैठ जाएँ वहाँ पे और आप उसको कहें कि यार ये जो तुम मुझसे google.com पूछ रहे हो ना, google.com 8.8.8 पे नहीं बैठा हुआ, google.com जो है ना वो बैठा हुआ है 19.7.6.2 पे, और 19.7.6.2 जो है वो आपकी पब्लिक IP पड़ी हुई है, आपका सर्वर पड़ा हुआ है जिसके ऊपर आपने मेलवेयर लगाया हुआ है। वो आपकी पोर्ट पे आ जाता है, कंसिडरिंग कि गूगल पे मैं गया हूँ और वहाँ पे आपने गूगल टाइप का एक फेस लगाया हुआ है, आपको पता भी कोई नहीं है। ये सारा कुछ पीछे हो रहा है। आपके सिस्टम ने एक रिक्वेस्ट लॉन्च की टू दी DNS सर्वर्स कि लेट मी नो व्हाट इज़ द IP ऑफ गूगल,
वहाँ पे बीच में एक सर्वर पड़ा हुआ है जिसने बता दिया उसको कि यार गूगल की जो आईपी है वो तो ये बनती है, तो आपको ऑटोमेटिकली उस वाली आईपी पे ले जाएगा आपके सर्वर के पास, और वहाँ से आप उसको जो ना आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। यू कैन गिव हिम एनी मेलवेयर और उसको चीज़ें जो बना सकते हैं। तो आपने कहाँ मैनिपुलेट किया? उस वाले जो आपका टेबल था विच वॉज कन्वर्टिंग योर FQDN कहते हैं उसको, फुल क्वालिफाइड डोमेन नेम, उसको कन्वर्ट कर रहा है टू दी IP एड्रेस। ठीक हो गया जी? क्लियर? कि बहुत मुश्किल बात कर ली है? किसको समझ नहीं आई? किसको समझ आ गई है? किसी को समझ नहीं आई? आई वुड टेक इट कि किसी को समझ नहीं आई। ये जो नेटवर्क सिक्योरिटी है ना, ये पहला चीज़ है जिसके थ्रू आप पहुंचते हैं कंप्यूटर के पास। दिस इज़ द बेसिक्स फॉर एवरीथिंग। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको एक एक चीज़ सही तरीके से पता हो। अच्छा, अगर वायरशार्क किसी के पास पड़ा हुआ है तो यहाँ पे हम ऐसे खोल के भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास इंस्टॉल्ड है। वायरशार्क क्या करता है? वायरशार्क बेसिकली तमाम के तमाम जो एड्रेसेस हैं उनको, ये पैकेट्स हैं, उनको अपने पास सेव करता है। ये मैंने इसके ऊपर अपनी वाईफाई की ट्रैफिक पे क्लिक किया और ये देखें सारी की सारी जो ट्रैफिक आपके सामने आ रही है। ये क्या बता रहा है? इस टाइम पे ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, ये कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है और उसकी लेंथ कितनी आ रही है आपके पास। नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मैं आपको फॉर एग्जांपल आपको बताया मैंने कि ये देखें DNS की रिक्वेस्ट की हुई यहाँ पे जाके साथी वो बता रहा है तमाम की तमाम सोर्स कहाँ से आ रही है। इधर ये डेस्टिनेशन, ये रिक्वेस्ट इधर से लॉन्च हुई थी। ये 1.02 जो मेरी IP थी, ये 4.1 ये मेरे ख्याल से हमारा वो है, इसका ये गेटवे है, और ये जा रहा है आपके पास DNS की रिक्वेस्ट जा रही है, और ये msconnect.com और ट्रैफिक मैनेजर और ये CNAME, ये माइक्रोसॉफ्ट की भी डिवाइस के ऊपर जा रही है। ये माइक्रोसॉफ्ट की डिवाइस के तो ऑटोमेटिकली जा रहे हैं, कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे जाके करने के लिए। तो नाउ यू कैन सी पोर्ट 53 के ऊपर सोर्स ये थी आपकी, डेस्टिनेशन आपका अपना IP एड्रेस है, कुछ पे आपने उसको रिक्वेस्ट भेजी, कुछ पे उसकी रिक्वेस्ट वापस आई, जवाब आया। तो ये आपका पूरा चल रहा है काम। ये या 102 आपका जो है या सोर्स में होगा या डेस्टिनेशन में होगा। ये 4.1 जो है वो आपका वो आ रहा है, ये गेटवे है, बिकॉज इसके अपने पास ये सॉरी ये होगा डिफ़ॉल्ट DNS गेटवे होगा आपके पास। ये यहाँ पे लोकल इन्होंने DNS का सर्वर जो बनाया हुआ है ना, यहाँ पे जो आपको बता रहे हैं लोकल नेटवर्क के ऊपर, दिस इज़ द लोकल DNS सर्वर जो आपको बता रहा है, जिसके पास ये मेंटेन्ड हुआ है कि किस IP के ख़िलाफ़ किधर जाना है मैंने कि रिक्वेस्ट आर बीइंग लॉन्च फ्रॉम दिस 102 डॉट इधर से और 4.1 पे जा रही है। DNS के प्रोटोकॉल है, ये पैकेट की लेंथ है, और ये आगे उसका रिस्पांस आगे जा रहा है। CNAME वगैरह ये बाकी चीज़ें ये नीचे आ रही हैं, सारी डेस्टिनेशन ये बाकी कल हम देखेंगे UDP और कौन सा पोर्ट होता है। अच्छा, ये सोर्स पोर्ट आप देख रहे हैं 53 है और डेस्टिनेशन पोर्ट कोई और है। ये क्यूरी जा रही है 53 पोर्ट के ऊपर, आप क्यूरी लॉन्च कर रहे हैं डेस्टिनेशन पोर्ट के ऊपर, और ये जो आपकी तरफ से जिस पोर्ट से आपने इनिशिएट किया है वो इस पोर्ट से जा रही है। विल डिस्कस टुमारो, ये जब एक दफ़ा पोर्ट्स को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ना। तो आई जस्ट वांटेड टू शो, एक दफ़ा अपने पास जाके ना वायरशार्क इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिएगा जिसने नहीं भी किया हुआ। इट इज़ फ्री टू यूज़। अपने जाके आपने सिंपल सा आपने करना है, डाउनलोड वायरशार्क।
यहाँ पे आप जाएंगे, वाई शार्क को आप इंस्टॉल कर लें। कल आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग थोड़ा सा लगा के आ जाएंगे इसको इंस्टॉल करके, तो वी कैन डू सम एक्सरसाइजेज ऑन दिस एज वेल। ठीक है जी। एनी अदर पॉइंट फ्रॉम योर साइड? डाउनलोड हो जाएगा बाद में, इतना चल रहा। पावर शेल के साथ किसी ने खोला है अभी तक जाके कंप्यूटर पे अपने? किसने खोला है? गुड। कोई कमांड वगैरह डाल के देखी है उसके ऊपर? सिसमॉन किसने इंस्टॉल किया अभी तक अपने पीसी पे? आपने किया है? सिसमॉन, सिसमॉन के बारे में मैंने कल एक वीडियो का भी बताया था आपको कि ये वीडियो है, 5 मिनट की एक वीडियो है, अपने कंप्यूटर में सिसमॉन कैसे इंस्टॉल करते हैं। या आप अपने पीसी में देखेंगे किसी को नज़र नहीं आएगी ये सिसमॉन। ये मेन आपकी जो पोर्ट है, जो लॉग्स हैं जो आपको और पूरे इसके बारे में बताती हैं, सिस्टम के बारे में, जिसमें आपको इवेंट्स आईडी सी 1 से लेकर 10 तक, कौन सी आईडी क्या करती है, कौन सी आईडी का क्या काम होता है। Please do install this on your PC if you want to go ahead with being intend to become ethical hacker or a SIEM specialist। यहाँ से आपका काम स्टार्ट होगा। इस इवेंट आईडी से ज़रूर पता होना चाहिए प्रोसेस क्रिएशन कैसे होती है, प्रोसेस डिलीशन क्या होती है, कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सी आईडी से पता चलता है कि लॉग्स में किसी ने कन्वर्ट किया कि नहीं, चेंज किया कि नहीं किया। तो यही आपकी ईयर्स एंड आईज हैं जो आपको बताएंगे सिस्टम के बारे में। ये वाई शार्क हो गया, ये होगा, बट दीज आर द थिंग्स विच विल टेल यू। पाँच मिनट है हमारे पास, मैं कल बाकी कंटिन्यू कर दूंगा वाई शार्क के मतलब भी बाकी चीज़ें।